किस तरह से आप ये समझते हैं कि आप वजीर आजम बन सकेंगे और आपके पास तो वर्ल्ड कप भी नहीं है? अच्छा नहीं, मैं तो वजीर आजम बल्कि बनना ही नहीं चाहता, मैं तो पार्टी बनाना चाहता। आज इमरान को भी इसलिए रगड़ा लगाया जा रहा है कि उसके साथ वोट हैं, तो फिर क्या कहेंगे आप? क्या हिटलर मजलूम था जब उसने खुदकुशी की थी? मैं तो एक सियासी पार्टी चला रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी पे रहम खाने या हमदर्दी करने नहीं बैठा हुआ। वो कहते थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, आप क्या कहते हैं? कोई आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं होता। इमरान खान जब ये कहता है या उसके लोग कहते थे, तो उसके बाद अपने ही वालिद से नमक रानी आप क्यों करते हैं? वजीर आजम के लिए सेट डिस्कस किया जा रहा है, आपका तो उसमें जिक्र नहीं है। जमहूरियत के नाम पे जो मजाक है, जो 89 साल से हो रहा है, उसी का तसलसल है। ये जो इमरान खान हो, भुट्टो हो, कोई हो, जिसके साथ वोट है उसको रगड़ा जरूर लगेगा। ये तो ऐसा ही है। ये आपके साथ जब वोट आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो फिर आप भी तैयार रहें। फिर वैसे ठीक कैद काट लेंगे, क्योंकि आपकी जान शान ठीक है। वो क्या तो मैं बिल्कुल अभी भी कहता हूँ, मैं काट सकता हूँ। एज ए दोस्त जो है, मैं आपको जो है वो मशवरा दूंगा कि उस तरह के पॉडकास्ट में आपका टीचर नहीं है, आप बड़े आदमी। मैं ये गवाही देता हूँ कि 30 साल पहले आपने मुझे कहा कि मैंने ये काम ये इसलिए सिंगिंग कर रहा हूँ कि मैंने सियासत करनी है। जो मुल्क में नैरेटिव चल रहा है ना इस वक्त, वो ना नून लीग का चल रहा है ना पीपल्स पार्टी का चल रहा है, वो चल रहा है इमरान खान का। और उसको काउंटर कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, उसको काउंटर कर रही है नून लीग और उसको काउंटर कर रही है पीपल्स पार्टी। हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, पाकिस्तान को एक सोशलिस्ट मुल्क बनाना। सेकुलर पाकिस्तान समझते हैं, जब तक नहीं बनेगा उस वक्त तक ये सोशलिस्ट क्या, ये तरक्की कर ही नहीं सकता। इमरान खान जो है उसको बाहर आना चाहिए डील करके, डील किए बगैर। मैं डील करके डील अगर ये डील किए बगैर आता है तो बिल्कुल इसको नहीं बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये आगे फिर ये कुछ करेगा जो इसने पहले किया। इमरान जैसे जिसकी मैं इज्जत भी नहीं कर सकता इस बात पे कि ये मजहबी बात कर रहा है, क्योंकि मजहबी है नहीं, बिल्कुल और तरह चीजें देखता है। उसके बच्चे और तरह पढ़ते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ पे वो शराब तक पीते हैं। और ये यहाँ पे आके हमें मदीना की रियासत का नारा मार के लोगों को पागल बनाता है। ये इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड है और हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। हर वो चीज जिसमें फसाद मचता है, जिसमें इस मुल्क के अंदर इंतशार फैलता है या नफरत और तकसीम बढ़ती है, इमरान का उसमें डायरेक्ट हाथ होता है। जो जिब्रान इलियास जैसे घटिया लोग अमेरिका में बैठ के इसका ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, सीआईए के लोग हैं, सीआईए के साथ काम करता रहा है। जिसने इसके साथ अच्छा किया है, इसको फायदा पहुंचाया है, सीढ़ी पे चढ़ा है, ये उसकी वजह से बाद में इसने उनके खिलाफ हरकत की। ये हर आदमी का नमक राम। एस्टेब्लिशमेंट जब तक इस मुल्क में अवामी को मत नहीं आती ना, आम लोगों की, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त तक पाकिस्तान की करता धरता है। अबरार जो है ना, ये भी उसी तरह का मुनाफिक है जिस तरह का इमरान खान मुनाफिक है। जो ये पीटीआई है और दूसरी जमातें भी हैं, ये म्यूजिक को इस्तेमाल करती हैं टूल मल्टीप्लाई करने की। आप सिंगर हो, नाकदा कोका उधर है जी, आप सिंगर हो तो इमरान खान के जलसे च नचने से दिल करता, तो आप क्यों नहीं इस टूल को यूज करते? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ताहिर मीर हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्रिया। मैं बड़ा पुरजोश हूँ आपका इंटरव्यू करने के लिए। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत दफ़ा आपसे इंटरेक्शन हुआ है जी, लेकिन शायद पॉलिटिकल इंटरव्यू पहली दफ़ा मैं कर रहा हूँ जी। आपके बायोग्राफिकल इंटरव्यू किए हैं, और जब आप लाइमलाइट पे स्टार सिंगर के तौर पे छाए हुए थे, तो मैं रोज़ ही आपके साथ आपको कवर करते थे, रिपोर्ट करते थे। आप भी बहुत बड़े पैमाने पे छाए हुए थे उस वक्त, अभी भी सहाफ़त के अंदर। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक बात, आपकी जो रील्स और शॉर्ट्स और इंटरव्यू आ रहे होते हैं आजकल, बहुत वायरल आपका वो सारे सिलसिले होते हैं, तो उसमें एक बात मैं अपने चैनल में भी शेयर करना चाहता हूं और आपके देखने वालों को भी बताना चाहता हूं कि कोई तकरीबन 33 साल पहले, 33 ईयर पहले, जब मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो थोड़े दिनों बाद ही आपने मुझे एक अपनी बात शेयर की कि आप मशहूर इसलिए होना चाहते हैं, आप सिंगर इसलिए बन रहे हैं और सिंगिंग इसलिए कर रहे हैं कि आपने पॉलिटिकल काम करना है इस मुल्क में जी। तो वो एक मेरे पास आपकी अमानत थी, वो मैं शेयर कर रहा हूँ अपने देखने वालों को भी और आपको भी सुनने वालों। तो ये लोग मान नहीं रहे ये बात कि आप शुरू से ही एक आपका सियासी विजन था और उसको आप अब प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। ताहिर साहब, जो इस्टेब्लिश पार्टीज़ है ना,
उनके लिए एक ऐसा आदमी जो कि पूरी दुनिया में और फिर मुल्क में तो ख़ास तौर पे जाना जाता हो, और फिर वो इस फील्ड से हो जिसके अंदर लोग प्यार करते हैं आपको, आपके गानों की वजह से, कोई भी आर्ट अगर आपके पास है, तो अगर वो सियासत में आ जाए ना तो वो थ्रेट लगता है लोगों को, क्योंकि लोगों को लगता है कि जैसे ये शायद पार्टी बनाई जाए। जैसे इवन आप इंडिया में देखें कि बड़ा शाहरुख खान कहे जी मैंने पार्टी बनानी है, तो ज़ाहिर बात है लोग परेशान तो होंगे कि ये कोई बड़ी पार्टी ना। कौन से लोग परेशान होंगे? जो एस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं, जो पहले से सियासत में बैठी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी पार्टी है PTI जिन्होंने फिर मेरे ख़िलाफ़ इतना प्रोपेगेंडा किया, क्योंकि उनका और मेरा एक मुमासलत थी हमारे अंदर कि उनका जो लीडर है वो भी एक मशहूर आदमी था जो बाद में सियासतदान बना, और वो तो किसी वजह से बना, उसने कोई बाद में उसको ख्याल आया कि मैं सियासतदान बन जाऊँ। मैं तो शुरू से सियासतदान था, जैसे आपको पता ही है, तो मैंने तो आना इस फील्ड में था। छोटी सी इंसर्शन डालूँ यहाँ इमरान खान साहब के जो सियासत में आने के आसार हैं या वो चीज़ें हैं, वो हमीद गुल साहब ने भी इन्हें कहा था, और इनके एक बड़ी हैं यूसुफ सलाउद्दीन साहब, हमारे दो यहाँ जर्नलिस्ट हैं लाहौर में, अब भी बड़े एक्टिव हैं, सुहेल बड़ाइश साहब और अंजुम रशीद साहब। उनको एक दिन फ़ोन आया, वो सुनाते हैं, आपका भी इंटरेक्शन, आपके भी दोस्त हैं, कि भाई आए इमरान खान नू सियासत च ले आना है। तो इसको तो मैं सेकंड कर सकता हूँ कि ये इसी तरह हुआ। ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, उनकी जो ज़िंदगी थी अपनी तरीके से गुजारे थे इमरान खान। तो जब मैं आया हूँ सियासत में सोच के कि हमने एक सोशलिस्ट पार्टी बनानी है या हमने एक सेकुलर पार्टी बनानी है, और हम सेकुलर पाकिस्तान चाहते हैं और सोशलिस्ट पाकिस्तान चाहते हैं, या सोशलिज़म तो बहुत दूर अगर आपको लगे अभी, क्योंकि लोगों को इतनी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो कम से कम एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पे अजारादारी ना हो एलीट की, और फिर उसको मजहबी तौर पे लोगों को गुमराह ना किया जाए ये कह के कि जी आप खुदा नहीं चाहता कि आप अमीर हों, खुदा चाहता है अमीर हों और आप गरीब हों। तो ऐसी पार्टी जो होती है वो डेफिनेटली फिर पूरे आपका जो रियासत का एलीट कैप्चर है उसको डैमेज भी करती है, और उसको मेरा ख्याल है कोलैप्स करने पे भी मजबूर कर सकती है। सोशलिज़म जो है लोगों को आपसे पहले भुट्टो साहब ने समझाने की कोशिश की, और मंशूर में ये कहा गया कि सोशलिज़म हमारी मईशत है और ताकत का सरचश्मा आवाम है, और इस्लाम हमारा दीन है। तो लेकिन सोशलिज़म को समझ आया भी नहीं लोगों को, और उसके काउंटर इन्वेस्टमेंट बड़ी हुई। अमेरिका रूह रवां है सरमायादाराना निज़ाम का, और अब भी हमारी रोम में रियासत और शायद आवाम तो वहाँ से नारा भी बुलंद होता है, जो सियासतदान अमेरिका के ख़िलाफ़ मजहबी जमातें तो हमेशा लगाती हैं, कुछ सियासी जमातें भी लगाती हैं। तो आप इसको किस तरह से, सोशलिज़म तो डाइजेस्ट होने वाली आम दिमाग आम तो यही कि पता नहीं हिलदा ओदी मर्जी तो बगैर, तो वही भुखा रखता है, वही मतलब ये लोगों को समझ नहीं आती बात कि किस तरह से वो 70 माओं से प्यार करने वाला खुदा जो है किसी को बगैर रोटी के मार सकता है। बिल्कुल। तो किस तरह, क्या सब्जेक्ट आपने अडॉप्ट कर लिया है, किस तरह समझाओगे? ताहिर साहब, जो तारीख में समझ आती है ना, वो तो यही आती है कि नज़रियात जो मर्ज़ी आपके हों, आखिरकार आपकी जो पार्टी है उसके अंदर लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग एक्सेप्ट करते हैं आइडियलॉग्स के तौर पे। अब आज के ज़माने में हमें नहीं समझ अगर आती कि कार्ल मार्क्स को क्यों लोग जानते थे, या मैं अंबिया अलैहिस्सलाम से बल्कि स्टार्ट करता हूँ। वो सारे पर्सनैलिटीज़ थे, अब पर्सनैलिटीज़ के पास अपना कोई एक फ़िक्र होता था, चाहे वो सोसाइटी के हवाले से था, चाहे वो मजहबी था, कुछ भी जो भी फ़िक्र था। लोग पहले उस आदमी को देखते थे, और उस आदमी को देखने के बाद फिर वो उसकी बात भी सुनते थे। अच्छा, ये तारीख में ऐसे ही रहा है। अब कार्ल मार्क्स हो, लेनिन हो, ये सब लोग अपनी तहरीरों के ज़रिए पर्सनैलिटीज़ बने, और पर्सनैलिटीज़ के बाद लोगों ने उनको फॉलो किया, फिर उनकी बातें और सुननी शुरू की। अब आज का जो दौर है ना, ये है सोशल मीडिया का दौर और मीडिया का दौर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर स्पेशली, क्योंकि पब्लिकेशंस की इतनी वो नहीं रही है अहमियत जी। तो अब अगर कोई इंसान ऐसा एक भी आ जाए, ये मैं बहुत आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो मैं बिल्कुल उसको गहराई से समझता हूँ, एक भी ऐसा आदमी आ जाए
जो कि लोगों को एक्सेप्टेबल हो, लोग उसको देखना शुरू कर दें। वो फिर जब कहेगा ना, चाहे वो गलत कहे चाहे सही कहे, वो कहेगा ना सूरज मगरिब से निकला है, तो लोग वो भी मान लेंगे। ये ऐसा एक दौर आ गया है कि यहाँ पे शख्सियत को लोग सिर्फ देख रहे हैं, नज़रियात वगैरह को देख ही नहीं रहे। और उसकी वजह सिंपल है कि मीडिया आपको प्रोजेक्ट ऐसे करता है कि आप हर तरफ जो है वो नज़र आते हैं लोगों को, और लोगों की नफ्सियात में घुस जाते हैं। तो हमारे सामने एग्जांपल्स तो बहुत सारी हैं, हमारे मुल्क में भी बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप मोदी को देखें अभी इंडिया में, ट्रंप को देखें आप अमेरिका में, तो नहायत रुज्जत पसंद ख्यालात हैं दोनों के। दोनों जो हैं वो मैं समझता हूँ कि नहायत रिग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, बड़ी फजूल पॉलिटिक्स है, लेकिन लोगों के पास बड़े बड़े इमेजेस बने हुए हैं। मेरे जहन में दो सवाल आ रहे हैं और मैं वो उस मुल्क में और किसी से कर नहीं सकता जी, आपसे ही वो बात पे वो आए हैं जहन में। एक तो मुझे ये बताएं कि आपने अंबिया की बात की और फिर लीडरों की बात की जी, तो मेरा थोड़ा बहुत जो इल्म है, जो मैंने पढ़ा है कि इनमें कोई भी मिडिल क्लास से नहीं था। वो अपने अपने ज़माने के ये बड़े लोग थे, एलीट थे, पैसों के हवाले से, मुआशी हवाले से और सोशल स्टेटस के हवाले से। क्या कभी इंसानी तारीख़ में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के किसी बड़े बंदे को एक्सेप्ट किया गया? इनमें अंबिया भी शामिल कर लें और लीडर भी शामिल कर लें। अच्छा, मैं थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कि इससे मैं इसकी तस्हीह तो नहीं करूँगा क्योंकि आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जितने भी इनकलाबी हुए हैं ये तो हमारी आप ये समझेंगे नैरेटिव का हिस्सा है। वो ज़्यादातर पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से थे। अब पढ़ी लिखी मिडिल क्लास वो होती है जो इस हद तक खुशहाल होती है कि वो उसके माँ बाप उनको पढ़ा सकते हैं। वो किसी भी ज़माने में, ख़ासतौर पर उस ज़माने में तो पढ़ाई लिखाई सिर्फ़ और सिर्फ वो कर सकते थे, थोड़े खुशहाल होते थे। आज भी अगर आप देखें तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके अंदर वही लोग पढ़ते हैं जिनके बाद बच्चे पढ़ सकते हैं, या कोई बहुत ही कोई स्कॉलरशिप ले ले तो पढ़ सकता है। उस ज़माने में स्कॉलरशिप भी नहीं होते थे, पेटनेज होती थी बादशाहों की, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो खाते पीती मिडिल क्लास से ही आते थे। तो लीडर जो है ना, जितने भी, चाहे वो लेनिन हो, चाहे वो ट्रॉट्स्की हो, चाहे वो माओ ज़ेडुंग हो, जो भी लोग थे ये पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से थे। और अभी इस्लाम भी, ये तो लेफ्ट की बात कर रहे हैं ना आप। नहीं, अभी इस्लाम भी लेफ्ट में तो एक्सेप्टेबल है, वो तो मेरी बहस ही नहीं है ना, मेरा सवाल है। हाँ जी। दूसरी जो लेफ्ट से सामने जो पॉपुलर जिनके नज़रियात होते हैं, पॉपुलैरिटी जिनको मिलती है, इसमें जो है वो सियासी भी कर लें, गैर सियासी मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, मतलब मैं मजहबी नहीं कह रहा, जी जी, गैर सियासी कह रहा हूँ, तो उनमें तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया गया। अच्छा ताहिर साहब, उसमें यह है कि अब जैसे ये जो ज़ुरान ममदानी है, ये जो न्यूयॉर्क का मेयर बना है, ये बहुत मतलब किसी अमीर ख़ानदान से नहीं है, पढ़ी लिखी मिडिल क्लास से। लेफ्ट की बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो अफोर्डेबल न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो इमेज जो है ना, वो सौदा तो वही बेच रहा है ना, इमेज लेकिन बन सकता आदमी। मैं चाहे वो मिडिल क्लास से हो, चाहे एलीट से हो, चाहे वो वर्किंग क्लास से हो, इस वक्त गुंजाइश ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि पॉलिटिक्स करता है और मेथड उसका ठीक है, शोहरत का, जिस तरह उसने शोहरत की तरफ जाना है, तो वो डेफिनेटली ये बन सकता है। ये मतलब बड़ा इमेज बन सकता है और उसको देख के लोग उसकी बात सुन सकते हैं। जो आज दुनिया में कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है कि किसी गुलकार को हेड ऑफ स्टेट जो है वो लोगों ने बनाया हो। ये साथ इंडिया है, इतना बड़ा, वहाँ म्यूज़िक को गढ़ समझा जाता है, म्यूज़िक उनके मज़हब का हिस्सा भी है। वहाँ भी चाय वाला वज़ीर आज़म बन गया है। कुछ सूबे हैं जिनमें अदाकार जयललिता और वो चीफ मिनिस्टर तक तो है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में एक गुलकार को, खिलाड़ी को तो जो है वो, और आपके पास तो वर्ल्ड कप भी नहीं है, तो किस तरह से आप ये समझते हैं कि आप वज़ीर आज़म बन सकेंगे और लोगों की तकदीरें जो हैं जिस तरह से आप सोचते हैं बदल सकेंगे? अच्छा, नहीं, मैं तो वज़ीर आज़म बल्कि बनना ही नहीं चाहता, मैं तो पार्टी बनाना चाहता हूँ। पार्टी बना सकता है कोई भी आदमी जो कि मेहनत करे, जो लोगों को जोड़ सके, जो कोई नज़रिया ऐसा पेश कर सके और ख़ुद भी लोगों के अंदर जाना पहचाना जाता हो, वो पार्टी बना सकता है। और पार्टी जिस तरह की हम बना रहे हैं, इस तरह की पार्टीज़ भी तो नहीं ना कोई बनाई किसी सिंगर ने या अदाकार ने या किसी ने भी। मेरा ख्याल है कि अगर ऐसी पार्टी कोई इंडिया में बनाने की कोशिश करे और कोई मारूफ शख्सियत, तो बिल्कुल बना सकता है।
एक्सपेरिमेंट कभी हुआ नहीं। अब हमारी पार्टी तो सोशलिस्ट पार्टी है, हमारी पार्टी जिन लोगों के लिए खड़ी हुई है उन्हीं लोगों के मसाइल हैं इस मुल्क के अंदर। अब उनको चूंकि गुमराह किया गया है, बड़े बड़े जागीरदारों सरमायादारों माफियाज ने पार्टियां बना के इनको गुमराह किया आज तक, तो इसलिए ये लोग समझ नहीं पा रहे कि ऐसी पार्टी भी कोई हो सकती है जो हम लोगों में से हो। तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि ये जो इमरान खान है ना, ये खिलाड़ी था या नहीं था, होता या ना होता, जो ये बना है ना इस वक्त, ये बना है सोशल मीडिया की वजह से। ये किसी और वजह से नहीं बना। लोग इसको इस तरह नहीं समझते, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी में बताता हूँ कि इसकी क्या थोड़ी सी कहानी है। प्लीज़। आप देखें 1992 में ये वर्ल्ड कप जीती है पाकिस्तान टीम, 1994 में ये अपना शौहरत खाना बना लेता है। अच्छा, उस दौरान मोबिलाइज करता है, हर शहर में जाता है, इसकी बाकायदा वहाँ पे केबल टीवी उस ज़माने में होता था, सिर्फ हर जगह कैंपेन होती है कि ये आ रहा है और लोग सड़कों पे आते हैं, लोग इसको एज अ क्रिकेटर पैसे देते हैं ताकि ये अस्पताल बना सके। ये खुद से कर रहे थे या पीछे रियासत का कोई मेरा ख्याल है रियासत के लोग शामिल थे, क्योंकि इनके साथ उस ज़माने में मोहम्मद अली दुरानी भी थे, फिर मंसूर सिद्दीकी थे। दुरानी साहब तो शोर शाट वो हमारी रियासत के बंदे। हाँ, वो मेरे साथ उनका बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है, अभी भी है, लेकिन डेफिनेटली उस ज़माने में इमरान खान के साथ अमीद गुल भी थे। ये बहुत से लोग साथ लगे हुए थे कि जो चाह रहे थे कि ये सियासत में आए। अस्पताल बन गया, 1994 में। उसके बाद क्या होता है कि 1996 में आखिरकार ये पार्टी बना लेते हैं लोगों के कहने पे। इनका ख्याल है कि मैं लाइमलाइट में नहीं रहूँगा। और तारिक अली एक बहुत बड़े हमारे लेफ्ट के आदमी हैं, बहुत बड़े लिखारी हैं, तो वो कहते हैं अपने इंटरव्यू में कि मुझे इमरान खान ने बुलाया कि ज़रा आए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप बड़े सेंसिबल आदमी हैं। तो मैं चला गया कि चलो यार, क्रिकेटर है, मतलब मेरे साथ वाकफियत भी है। तो मुझसे कहते हैं कि जी ये बताएं कि मेरी क्रिकेट अब ख़त्म हो रही है। इमरान खान ने उनसे कहा जी, और ये इंटरव्यू रिकॉर्डेड है, इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया पे। तो इमरान खान ने कहा कि मेरी क्रिकेट ख़त्म हो रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए अगर मैं लाइमलाइट में रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा यार आप लंबे चौड़े हैं, आप वो बन जाएं, एक्टर बन जाएं। तो इमरान खान ने कहा नहीं यार, एक्टिंग मैं नहीं कर सकता, पॉलिटिक्स के बारे में क्या ख्याल है। आप ज़रा देखें कि वो अपनी जो शोहरत थी उसकी एक्सटेंशन चाहते थे पॉलिटिक्स में आने के लिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो 1997 में ये गैर इंसानी ख्वाहिश तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर आप मसीहा बन के खड़े हो गए हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए लोगों को कि ये इस काम के लिए नहीं आए थे। असल जो वजह है वो शोहरत है और वो कामयाबी है। मसीहा होने में कोई बुराई नहीं, उसकी एक्टिंग करना ज़्यादा। हाँ, तो एक्टिंग ही तो कर रहे थे, ये बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मसला ये है कि 1997 में जब ये पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ते हैं तो ये 8 की 8 सीटें हार जाते हैं और इनकी जमानतें जब्त हो जाती हैं। 200 वोट मिलता है, 150 भी मिलता है। मैं इस पे एक आपको बात सुनाऊं। हाँ जी। कि सुहेल अहमद साहब एक इलेक्शन सेल में बैठे हुए थे, तो नून लीग के 55,657 वोट, पीपल्स पार्टी के 33,618 वोट और तहरीक इंसाफ के वोट लोग वो बताते थे कि जी 122, 97, 55। तो सुहेल अहमद ने इस पे कहा यार आप ज्यादती कर रहे हैं, नून लीग के भी वोट बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी के भी वोट बता रहे हैं और इमरान खान की स्कोरें बता रहे हैं। तो वो बहुत कम फीडबैक था पहले। एग्जैक्टली यही हुआ था, लेकिन बाद में तो बड़े वो लीडर। मैं वही आपको बताने लगा हूँ। देखें उसके बाद क्या होता है कि 1997 में सारी सीटें हार के 2002 तक ये तकरीबन गुमनाम ही रहते हैं। 2002 से पहले जनरल मुशर्रफ ने के ज़माने में एक सीट मिली थी बड़ी मुश्किल मैं से। वही तो बताने लगा हूँ ना। तो उस वक्त ये गुमनाम है, लेकिन चूंकि मुशर्रफ आते हैं और आके वो जब उल्टाते हैं सारी, तो सबसे पहले जो बंदा इनके साथ खड़ा होता है वो इमरान खान है। हमें याद तो ज़ाहिर बात है कि इमरान खान को उस वक्त क्या क्या फ़ायदे नहीं हुए होंगे एक ऐसे आदमी के साथ खड़े होने पे जो बिला शरकत गैर एक कू करके मुल्क के ऊपर विराजमान हो गया। ठीक। तो 2002 में इनकी पहले बातचीत हुई कि जी हमें इतनी सीटें दे दें। मुशर्रफ ने खुद बताया हुआ है, आपको पता ही है, उन्होंने ये अपने इंटरव्यू में बताया हुआ है बार बार कि उन्होंने मुझे कहा मुझे इतनी सीटें। तो मैंने कहा जी इतनी तो नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा नहीं तो फिर मैं नहीं खेलता, और ये चले गए। उन्होंने कहा जी मैं तो देखना सारा स्वीप कर जाऊँगा। तो हुआ क्या कि फिर एक ही सीट मिली तहरीक इंसाफ को। पहले इलेक्शन में तो कोई भी नहीं मिली थी ना 1997 में। 2002 में एक मिली इमरान खान को और मियाँ वाली से मिली और मुशर्रफ ने लेके दी।
वो परवेज तो- मुशर्रफ ने वो लेके दी सीट पहली दफा। जो जवाद भाई, जो टूल्स होते हाँ हैं जी। वो बड़े लीडर होते हैं, जो बड़े इंसान होते हैं, वो अगर जो राइज गैजेट्स और टूल्स होते हैं वो अगर इसे इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी बुराई है। अगर सोशल मीडिया के तहत ये बड़े हो गए लीडर, बड़े लीडर बन गए, तो आप इन्हें बड़ा क्यों नहीं लीडर मान रहे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बड़े लीडर बने या नहीं बने, मैं कह रहा हूँ कि पॉपुलर लीडर इमरान का जो नैरेटिव है ना सारा का सारा, वो बिकता है सोशल मीडिया से। ये जो मुल्क में नैरेटिव चल रहा है ना इस वक्त, वो ना नून लीग का चल रहा है ना पीपल्स पार्टी का चल रहा है, वो चल रहा है इमरान खान का। और उसको काउंटर कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, उसको काउंटर कर रही है नून लीग, और उसको काउंटर कर रही है पीपल्स पार्टी। हमारा नैरेटिव इमरान से बिल्कुल फ़र्क है। हम इन तीनों का तो कोई नैरेटिव है ही नहीं, है काउंटर करते हैं सिर्फ। लेकिन पीटीआई के नैरेटिव के सामने सिर्फ बराबरी पार्टी का नैरेटिव खड़ा है। अब सोशल मीडिया हमारे पास सिर्फ नहीं है, इसके पास है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ इसके पास सोशल मीडिया क्यों है, अब उसमें मैं बाद में आता हूँ। लेकिन ये सिर्फ जंग है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, जवाद अहमद की, इमरान खान की, और बराबरी पार्टी की, और पीटीआई की। अगर मैं अपने सवाल को इस तरह से फ्रेम करूं कि इस वक्त जो सियासी सेटअप है वो नून लीग प्लस पीपल्स पार्टी, और इन्हें आशीर्वाद हासिल है एस्टेब्लिशमेंट का, जी, तो आप अगर इमरान खान और पीटीआई की पे तनकीद करेंगे, हाँ जी, और एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है, तो आप पे आपके करैक्टर पे शक नहीं किया जाना आम? ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, उसको आप किस तरह से? मैं तो उसको कोई भी चीज़ अपने सामने समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि देखें मुझे अपनी सियासत करनी है, मुझे एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई नत्थी कर ही नहीं सकता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मेरे रास्ते एजेंडा होते हैं। पॉलिटिकल तो एक ही बन जाता है हाँ, ना, लेकिन नहीं, इनडायरेक्ट। हमारा एजेंडा सिर्फ एक है, पाकिस्तान को एक सोशलिस्ट मुल्क बनाना। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें सोशलिस्ट मुल्क अगर बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि लोगों को इतनी, मैंने कहा कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है सोशलिज्म क्या होता है, कि उनके अपने लिए एक निज़ाम चले। तो हम सेकुलर पाकिस्तान समझते हैं, जब तक नहीं बनेगा सेकुलर पाकिस्तान, उस वक्त तक ये सोशलिस्ट क्या, ये तरक्की कर ही नहीं सकता। जो हमारे पास इस वक्त निज़ाम है, जो हम कहते हैं न्यू लिबरल कैपिटलिज्म या फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, उसके अंदर हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो और उसके लिए जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है वो यहाँ पे मज़हब है। मज़हब हालांकि हम सब का है, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं, हम प्यार भी करते हैं मज़हब से, लेकिन मज़हबियत तारी करके लोगों को बताया जाता है कि तुम अपने हकूक़ के लिए भी खड़े ना हो, ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा, अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। तो जब तक इस सोसाइटी से ये चीज़ निकलेगी नहीं कि रियासत क्योंकि इसके ऊपर खड़ी हुई है, और रियासत जो है, जिस तरह इजराइल एक मजहबी मुल्क है, पाकिस्तान एक मजहबी मुल्क है, सऊदी अरब एक मजहबी मुल्क है, ईरान एक मजहबी मुल्क है, ये सारी रियासतें असल में सरमायादार रियासतें हैं, सारी की सारी। इंडिया भी, इंडिया कहता है सेकुलर है नहीं, वो भी उसके अंदर भी पूरी मजहबियत एक तरह से उसके समाज के अंदर है। तो आप ये देखें कि ये सारे मुल्क जो हैं, ये सारे के सारे थर्ड वर्ल्ड के मुल्क हैं। थर्ड वर्ल्ड के अगर वो नहीं भी कहेंगे आप उनको मिडिल ईस्टर्न को, तो उधर गुर्बत देखें, उधर डिस्पैरिटी देखें, और उधर टोटलिटेरियन रजीम देखें उनके बादशाहों का, तो आपको पता चल जाता है कि ये निज़ाम सिर्फ और सिर्फ इंसान का इस्तेसाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये लगता है कि दुनिया में इस वक्त जितने भी मुल्क हैं जो कि तरक्की याफ्ता हैं, चाहे वो सोशलिस्ट हैं चाहे वो कैपिटलिस्ट हैं, वो सारे के सारे सेकुलर हैं। मतलब 21वीं सदी में तरक्की और खुशहाली का सोच भी नहीं आप सकते अगर आप सेकुलर नहीं होते। मिसाल के तौर पे दो आपके पास आज भी बड़े मुल्क जो कि सोशलिस्ट कहते हैं अपने आप को, एक चाइना है और एक रशिया है, दोनों सेकुलर हैं। क्यूबा और शुमाली कोरिया में भी वो भी, ये सारे सेकुलर हैं। अच्छा, उसके बाद मैं इसलिए उनको नहीं लेके आया क्योंकि मैं बड़ी इकॉनमी बड़ा की बात करने लगा हूँ। तो अब जापान है, फिर आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया है, फिर आप चले जाएं इवन टर्की सेकुलर मुल्क है, जो सबसे बड़ा ताकतवर यानी इकोनॉमी के हवाले से जो मुल्क है मुसलमान, जहाँ पे आबादी है वो टर्की है। लेकिन यहाँ तो कहते हैं कि रियासत मदीना, तो वो फिर जज्बात और मजहबी वो आ जाते हैं, हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है ना। हम कहते हैं कि जो रियासत मदीना है ये सिर्फ और सिर्फ मदीना वाले लोग बना सकते थे, काली कमली वाले बना सकते थे, और वो उनके हम पाँव की खाक भी नहीं है। ये जो मदीना की रियासत की बात करना, ये जब भी कोई करेगा, क्योंकि ये मदीना फ्रॉड होगा, ये वो झूठ बोल रहा होगा, वो लोगों को गुमराह कर रहा होगा, लोगों को पागल बना रहा होगा। और फिर मदीना की रियासत के ना बहुत सारे रूप हैं। अब जहाँ मदीना शिया है, की अपनी है, सुन्नी की अपनी है। अब जहाँ मदीना मुबारक है,
वहाँ लोगों के क्या है मुआशी हालात, आप एक्सप्लेन करें, आपकी तो निगाह है। मेरा अपना ही ख्याल है कि उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस जगह पे इस वक्त मदीना है और मक्का है, वहाँ लिबरलाइजेशन हो रही है कल्चरल। हाँ वो तो कर रहे हैं। हाँ, तो वहाँ पे इवन वहाँ तो शाहरुख जा रहा है, नेसी जा रहा है, मेसी जा रहा है, रोनाल्डो जा रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। अब वो गई है, वो क्या कहते हैं जो ट्रम्प की बीवी है, क्या उनका नाम है, मिलानिया जी, वो स्कर्ट पहन के गई हैं और उन्होंने सर भी नहीं ढांपा। वहाँ तो ये सब लोगों ने देखा है। और गाड़ी चलाना जिस मुल्क में जुर्म था औरत के लिए, और महरम के बगैर बाहर निकलना जुर्म था, उस मुल्क में अब बिल्कुल आज़ादी है इन चीज़ों की। अब मैं ये उस आज़ादी को किस हद तक मैं पर्सनली अच्छा समझता हूँ, बुरा समझता हूँ, एक अलग बहस है। लेकिन मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये जो इस तरह की जो बातें करते हैं लोग, वो ख़ास तौर पे इमरान जैसे, ये एक ऐसा आदमी है कि जिसकी मैं इज्जत भी नहीं कर सकता इस बात पे कि ये मजहबी बात कर रहा है, क्योंकि मजहबी है नहीं। लेकिन जमात इस्लामी, लेकिन देखिए, मैं इतनी बात आपको बताऊं कि जमात इस्लामी जो है ना, जमीयतुल उलमा इस्लाम जो है, इवन तहरीक लब्बैक है, इनकी मैं इसलिए इस हवाले से इज्जत कर सकता हूँ कि जो ये कहते हैं ये वैसे ही हैं भी, या वैसा ही बनना चाहते हैं, या वैसे ही बनाना चाहते हैं लोग। इमरान जो है ये सिर्फ यूज़ करता है, ये सिर्फ, और इसने सोशल मीडिया पे अपने आप को जो एक मजहबी फिगर के तौर पे उजागर किया, और उसने वहाँ पे ये दिखाया है कि जी मैं तो नेक और सच्चा और अच्छा हूँ। ये सब झूठ है। उसकी असल जो पर्सनैलिटी है बिल्कुल फ़र्क है, और वो बिल्कुल और तरह चीज़ें देखता है। उसके बच्चे और तरह पढ़ते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे वो काम करते हैं, जहाँ पे वो शराब तक पीते हैं, और ये यहाँ पे आके हमें मदीना की रियासत का नारा मार के लोगों को, जो आम लोग हैं उनको पागल बनाता है। लेकिन अपनी जो एलीट का जिसका रहता है, वो सारी एलीट वही है जिसको ना कोई मज़हब का बोझ है, ना उसके ऊपर कोई अखलाकियात का बोझ है, वो उस एलीट का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। मतलब एक छोटा फ्रॉड होता है ना, ये इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा फ्रॉड है, और हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमारे दो बयानिए पाकिस्तान में होने चाहिए, एक सेकुलर पाकिस्तान का, और एक ये जो मज़हब को यूज़ करने वाले और जो मजहबी रियासत चाहने वाले और फिर खुद मुनाफिक होने वाले जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं। हमारे जो दो बयानिए हैं ये इस वक्त सिर्फ बराबरी पार्टी और पीडीआई के हैं। मैंने आपको कहा कि कभी कोई सेकुलर होने की बात नहीं कर सकती, हिम्मत नहीं कर सकती पीपल्स पार्टी, और हिम्मत नहीं कर सकती नून लीग। अगर ये चार्जशीट सारी जो है ना सही है ना, अगर इन्हें जस्ट सपोज सही भी मान लें, तो आप मुझे ये बताएं कि बतौर एक बेहतर इंसान के और जमहूरी डेमोक्रेटिक होने के, आप उनकी जो उनको कैद रखा गया है, उनको जेल, उनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए, वो बाहर आके आम लोगों की तरह जैसे कानून में एक वो सहूलत हासिल होती है कि भाई अंदर रख लिया एक सर्टन टाइम, आप उनको ज़मानत दें। अदालतें अगर हमारी आज़ाद हों, रियासत अगर प्रेशराइज ना कर रही हो, तो उनको वो बाहर आएँ, ज़मानत दें और वो अपने मुकदमात का सामना करें। आप मुतालबा कर सकते हैं कि जी उनको छोड़ें। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि इमरान खान बाहर आए, ताकि असल चाहते हैं लेकिन मुतालबा नहीं करते। असल लड़ाई शुरू हो। नहीं तो मैंने तो कहा है, कई दफ़ा कहा है कि इमरान खान जो है उसको बाहर आना चाहिए, डील करके, डील किए बगैर में हाँ, डील तो वो उसको हर सूरत में करेगा कि वो इस मुल्क में, मेरे मुल्क में आगे फसाद और इंतशार नहीं मचाएगा, झूठे बयानियाँ नहीं गढ़ेगा। ये देखें इस मुल्क के अंदर जो इसने किया है पिछले इतने अरसे से, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो इसलिए ये बात नहीं करते क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि हम क्यों ये बात ना करें। बात ये है कि इस आदमी ने अमरीकी साजिश का झूठा बयानिया बनाया, इंपोर्टेड गवर्नमेंट का झूठा बयानिया बनाया, इसने IMF तक को ख़त लिखवाया या उनसे बात शुरू की, आपस में बात शुरू करनी शुरू की कि जी इनको कर्जा ना मिले पाकिस्तान को। इन्होंने हर वो काम आज तक किया। अभी जंग हुई है इंडिया की पाकिस्तान के साथ, ये इंडिया के साथ जाके खड़े हो गया, इसका सोशल मीडिया इमरान का। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ जंग हुई है तो ये सोशल मीडिया उनका खड़ा हो गया। ईरान के अंदर आफ्ताब इकबाल ने तो कहा कि पहलगाम के लोग यहाँ से गए थे, फौज के लोग थे। अब आप खुद ही बताइए। फिर अभी ईरान के साथ जो मसला हो रहा है अमेरिका और इसराइल का, उसमें PTI का ये बयानिया है कि हम ईरान के साथ जाके खड़े हो जाएं। और भाई हमने ईरान की करनी तो है कि जी ईरान से ऐसा नहीं होना चाहिए, मजम्मत करनी, खड़ा भी होना है सफारती हद तक। लेकिन हम जंग में कैसे जा सकते हैं? जंग बर्बादी लाती है, तबाही लाती है, हमारी डायरेक्ट जंग नहीं है। और ये भी ध्यान रखें कि इराक के साथ भी खड़ा नहीं हुआ था ईरान। जब उनकी जंग हुई थी इराक की और अमेरिका की, तो ईरान नहीं खड़ा हुआ था। ईरान ने बल्कि प्रॉक्सीज जो थी शिया, उनकी जो उनके साथ जो फिक्र मिलता था, सिर्फ उनको सपोर्ट किया था। और उनको भी इस तरह सपोर्ट किया था कि सदाम हुसैन की बाकियात मिट जाए।
मतलब उनका अपना इंटरेस्ट था इराक में। तो हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट होता है। अब ये पीटीआई कह रही नहीं जी आप तो ईरान, अब ये देखिए ना, हर वो चीज़ जिसमें फसाद मचता है, जिसमें इस मुल्क के अंदर शोरिश बर्पा होता है या इंतशार फैलता है या नफरत और तकसीम बढ़ती है, इमरान का उसमें डायरेक्ट हाथ होता है। इसकी बहनों के बयानात सुन लें, इसके अपने बयानात सुन लें, ये अंदर से जो ट्विटर पे लिखवाता है, जो जिब्रान इलियास जैसे घटिया लोग अमेरिका में बैठ के इसका ट्विटर हैंडल कर रहे हैं, सीआईए के लोग हैं, सीआईए के साथ काम करता रहा ये जो जिब्रान इलियास है। तो ये सब लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि इमरान खान डील के बगैर बाहर आ जाए अगर, तो ये तो नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान का, क्योंकि ये बयानियाँ बनाने की पोजीशन में है इस वक्त। अगर ये डील के बगैर आता है तो बिल्कुल इसको नहीं बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये आगे फिर ये कुछ करेगा जो इसने पहले किया। नहीं तो ये तो देखें, ये तो पहले भी होता रहा है। जिनके पास वोट होते थे, भुट्टो साहब को अदालती कत्ल किया गया, बेनज़ीर साहबा की असैसिनेशन हुई, हाँ जी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी के खिलाफ रियासत ने किया, लियाकत अली खान शहीद हुए, और ये तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। उसमें अगर ये कहा जाए कि आज इमरान को भी इसलिए रगड़ा लगाया जा रहा है कि उसके साथ वोट हैं, तो फिर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ये कहता हूँ, इसको हम पीछे से स्टार्ट करते हैं ना। मैं तो एक सियासी आदमी हूँ, मैं तो एक सियासी पार्टी चला रहा हूँ। मैं यहाँ पे किसी पे रहम खाने या हमदर्दी करने नहीं बैठा हुआ, क्योंकि मुझे पूरे चीज़ों का अदराक है। मैं सियासी पार्टी का क्योंकि आदमी हूँ, तो मैं एक आम आदमी या आम पाकिस्तानी की तरह नहीं सोच सकता कि जी देखें जी ये मजलूम है। मुझे ये देखना पड़ता है क्या हिटलर मजलूम था जब उसने खुदकुशी की थी? हिटलर के साथ भी तो ज्यादती हुई ना उनकी। क्या जर्मन फौज मजलूम थी जब जर्मन फौज को जब ये एंटर हुए हैं बर्लिन में, तो उनको हथियार भी डालने पड़े और उनको मारा मुरा भी इन्होंने। तो मसला ये है कि इमरान ने जो हरकतें की हैं, सबसे पहले इसने बूट पॉलिश किए हैं रियासत के, बूट पॉलिश करके इसने उनकी नमकरामी की है। मैंने तो रियासत की बूट कभी नहीं पॉलिश किए, मैंने तो कभी नमकरामी नहीं की किसी की। ये हर आदमी का नमकराम है इसका, चाहे वजीउद्दीन हो, चाहे वो अकबर एस बाबर हो, चाहे वो फौजिया कसूरी हो, जिसने जहांगीर तरीन हो, अलीम खान हो, कोई भी हो, जिसने इसके साथ अच्छा किया है, इसको फ़ायदा पहुँचाया है, सीढ़ी पे चढ़ा है ये उसकी वजह से, बाद में इसने उनके खिलाफ हरकत की है, इस वही फंस गया है। वह ये है कि इसने किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये हरकत। एस्टेब्लिशमेंट जब तक इस मुल्क में अवामी हुकूमत नहीं आती ना, आम लोगों की, एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त तक पाकिस्तान की करता धरता है। वो जगीरदारों सरमायादारों को कुछ नहीं समझती, वो आम, उनको पता है कि इनका वोट बैंक तो हो सकता है, इनके लिए निकलेगा कोई नहीं। और ये बात आप देख लें, ये सुबह सादिक की तरह सादिर है कि इमरान खान के लिए कभी कोई बात नहीं निकला 86 में, आज तक कभी कोई बात नहीं निकला। 86 में देखें जब बेनज़ीर भुट्टो साहब आई थी, उनके पास बाप की अदालती कत्ल भी था और जलावतनी भी थी, और लोग भी उस वक्त शायद लाहौर तो अभी जो है 2.5-3 करोड़ की आबादी है, उस वक्त बहुत कम आबादी थी और सारा लाहौर भरा हुआ था। 10 अप्रैल को आई हैं, 12 अप्रैल को वो गुजरांवाला गई हैं। उसके बाद भी इनकलाब था, वो रेवोल्यूशन था। उसके बाद भी वज़ीर आज़म तो आई बेनज़ीर भुट्टो साहबा, लेकिन सदर इसहाक उन्हें साथ में इस्टेब्लिशमेंट ने सदर दे दिया था, वो आ गए थे। तो जवाद भाई यहाँ जो 78 साल हैं, वहाँ तो कोई ऐसी प्रॉपोजिशन नहीं है, तो कोई एक्विशन है ऐसी जिसमें ये फैक्टर जो है माइनस हो सके? मेरे तो सेंसिबिलिटी इसको नहीं मानती। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर हमारे पास इसमें सोशल मीडिया बहुत बड़ा होना, और इस वक्त सोशल मीडिया पे हमारा बयानिया जो सेकुलर पाकिस्तान का है वो खड़ा हो जाए पीटीआई के एक ऐसे बयानिए के साथ जिसका कोई नज़रिया है ही नहीं, तो दिनों की बात है कि हम लोगों तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि लोग सिर्फ अब उस चीज़ को मानते हैं जो उनको हर वक्त नज़र आ रही हो, जो उनको हर वक्त लगे कि ये हमारे सर पे चढ़ी हुई है, उनको पसंद ही आ जाती है हर सूरत में, जो मर्ज़ी आप कर लें। वो कहते हैं ना, कुछ एक्टर्स ऐसे हैं, जैसे अभिषेक बच्चन है, जब वो नया नया आया तो लोगों ने कहा यार इसको तो एक्टिंग ही नहीं आती। फिर उसने 10-12 फिल्में जब कर ली ना, उसके बाद लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा एक्टर है। क्योंकि आप लगे रहते हैं, ऐसे ऐसा लोग आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये मीडिया इमेज जो है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो इंसानी हिस्ट्री में कभी इंसानों ने देखी नहीं थी। देखें ना, हज़ारों साल की हिस्ट्री है जो कि रिकॉर्डेड है, उसके अंदर ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि ये लोगों के लिए एक नई चीज़ थी कि एक चीज़ आपको सामने नज़र नहीं आ रही बल्कि टीवी पे नज़र आ रही है। अब वो जो इमेज का जो परसेप्शन है इंसान की नफ्सियात पे, उसकी अपनी एक एवोल्यूशन हो रही है, वो एवोल्यूशनरी स्टेज पे है। अभी तक लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि ये टीवी वाले बंदे को हमने क्यों अहम नहीं समझना, बल्कि जो सामने खड़ा उसको ज़्यादा अहम समझना है। लोग अभी तक यही कर रहे हैं कि वो ज़्यादा अहम है क्योंकि वो टीवी पे नज़र आ रहा है।
क्योंकि वो सिनेमा में नज़र आ रहा है, क्योंकि वो एक बड़ा इमेज, वर्चुअल इमेज बड़ा है, हकीकी इमेज छोटा है, मतलब ऐसा हो गया। और उसकी वजह से पाकिस्तान में, दुनिया में जो लोग भी हर वक्त प्रोपेगेशन के अमल को तेज़ तरीन और अच्छा तरीन, मतलब बुलंद तरीन कर सकते हैं, उनका इमेज जो है ना वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो मर्जी हो जाए। अब इमरान खान का मैं आपको बता रहा था, मैं वहीं वापस आऊँगा क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है इस वक्त कि इमरान क्यों इस वक्त पॉपुलर है। आपने भी कहा कि वो पॉपुलर जिस मर्जी वजह से है, ये तो मानना चाहिए ना कि पॉपुलर टूल्स है इस वक्त का, वो जो आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो खान साहब ने भी वो इस्तेमाल किया, बिल्कुल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की बाकी जितनी भी चीज़ें हैं रियासत के अंदर आने के लिए, बूट पॉलिश करना या अमीरों को साथ मिलाना या मज़हब फरोशी करना, वो एक अलग चैप्टर है, बिल्कुल अलग है। बूट पॉलिश करने से एक बात आ गई, वो फिर स्लिप हो जाएगी। वो कहते थे कि आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप होता है, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल नहीं होता जी, कोई आर्मी चीफ कौम का बाप नहीं होता। कौम का बाप होता ही कोई नहीं है, सिर्फ इंसानों के बाप होते हैं। जो आपका अपना बाप होता है, नहीं, कोई बाप नहीं होता किसी कौम का बाप। जो फाउंडर जो होता है वो नहीं, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के बाप नहीं है। देखिए वही वाली बात आ गई ना कि अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो हमारी कौम के बिला शर्त गैरे बाप हैं, तो फिर ये तो अलामती तौर पे होता है ना, जो अलामती है ना। फिर मैं वही कह रहा हूँ, ये अलामती तौर पे ये कहा तो वो भी जाता है खान साहब भी अलामती कि तौर पे ऐसे केयर करेंगे पूरी कौम की जैसे अपने बच्चों की करते हैं। ऐसा होता नहीं है, इंसान ऐसे होते खान नहीं। साहब भी अलामती तौर पे कह रहे थे ना, वैसे तो उनके अब्बा नियाजी साहब थे जी, मशहूर। मुझे पता है, लेकिन इमरान खान जब ये कहता है या उसके लोग कहते थे, तो उसके बाद अपने ही वालिद, जिनको आप वालिद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो ऐसी कोई बेहुदा बात नहीं करना चाहता, लेकिन चूंकि आप खुद कह रहे हैं कि वो वालिद हैं, तो फिर वालिद के साथ नमक रानी आप क्यों करते हैं? अच्छा जवाद भाई, मुझे याद आ रहा है क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जानता हूँ 33 साल से जी। तो आप इमरान खान कहता है, मुझे बड़ा वो ज़रा दुख भी हो रहा है, आप उनसे बड़ा प्यार करते थे और कहते थे कि माचो, और यूं जब बॉलिंग करवाते हैं और खान साहब यूं जाते हैं आते हैं, तो मैंने बड़ा आपसे प्यार और एहतराम सुना है। और अब आप उनको इमरान खान कहता है, मुझे ये अब अभी लगा, और लानती भी बाज़ का जो है मुझे तो इतना ये आदमी बुरा लगता है अब। नहीं, पहले नहीं लगता था। नहीं, अब तो इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरा नहीं ख्याल। जब अच्छे लगते थे, क्यों अच्छे लगते थे? वो तो सिर्फ जो होता है ना कि क्रिकेटर के तौर पे, और जो एक जान शान थी, और वो एक जैसे कहते हैं कि एक शक्ल वकल डील डॉल, इसकी वजह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि एक अच्छा मेल इमेज था। लेकिन इस तरह तो फिर मुझे सिल्वेस्टर स्टैलोन जो है उससे बेहतर तो कभी भी कोई नहीं लगा। हाँ, आपको पता ही है। हाँ। सिल्वेस्टर स्टैलोन अगर आज इस तरह की सियासत शुरू कर दे जो इमरान खान करता है, तो मैं ऐसे ही करूँगा उसके साथ भी, यही बात करूँगा जो इसके बारे में कर रहा हूँ। देखिए, इस आदमी को इसलिए इसकी इज़्ज़त करना ठीक नहीं है मेरे लिए इस वक्त, क्योंकि हर वो चीज़ जो मेरी सियासत को मैं समझता हूँ मेरी सियासत में अगर हो तो मुझे सियासत ही छोड़ देनी चाहिए। वो सारी चीज़ें ये यूज़ करता है, अब्यूज़ करता है, एक्सप्लॉइट करता है अपनी सियासत में, और ये बड़ी ज़्यादती करता है। देखिए, हमारे मुल्क में पहले इतने मसले हैं। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा मसला जहालत है, मुनाफिकत है। हमारे मुल्क में एक तरह से लोग बेशर्म हैं कि जो अपने हकूक़ के लिए खड़े तक नहीं होते, और उनको इसने पीछे लगाया हुआ है सिर्फ इस बात पे कि मैं मज़लूम हूँ, मुझे निकालो, मेरे साथ ज़्यादती हो गई। ये कब तक चलेगा? चले, मैं एक और भी सवाल करता हूँ ताकि थोड़े टाइम में ज़्यादा बातें हो सकें। एक पॉडकास्ट में, वैसे तो मैच फिक्स ही था, शायद फिक्स से मुराद उनकी तरफ से, हाँ जी, कि कहा गया कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके आइडियल हैं, हाँ जी, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है उसमें से इस्लाम निकालें। है जी, तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो इस्लाम को नाफज करते थे, और वो लाजमी उसका जो है, और आप उसको सेकुलर बना रहे हैं। मुझे तो शायद ये समझ आ रही हो कि आप क्या कह रहे हैं। आम लोगों को समझाने के लिए इसकी ज़रा वजाहत कर दें। मेरा ख्याल है कि ये जो कहता है ना कि वो एक मजहबी रियासत बना रहे थे, वो बिल्कुल गलत बात करता है। रसूल सल्लम जो थे, उन्होंने तो जो मुआहदा किया था उस ज़माने के जूस के साथ, यहूदियों के साथ, उसके अंदर उन्होंने रियासत के अंदर उनको
एक तरह के हकूक उस ज़माने में देने की कोशिश की थी कि एक जैसे हकूक होंगे। अब आज है 21वीं सदी। अच्छा, उस ज़माने में उनकी एक स्ट्रगल थी जो उस वक्त चल रही थी, लेकिन उनको आज भी रहमतुल आलमीन के लक़ब से लोग बुलाते हैं, रहमतुल मुस्लिमीन के नाम से नहीं बुलाते। ठीक। इसका मतलब ही यही है कि जो वो बात कर रहे थे, जो उन्होंने अपने आखिरी खुतबे में भी की कि आज से तमाम इंसान बराबर हैं, जो उसका मतलब था कि जैसे किसी को अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे, और इसी तरह किसी गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, और कि कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, और जो आगे किसी से बढ़ जाएगा तो सिर्फ तकवा के अंदर बढ़ जाएगा। अब तकवा की तो मैं हमेशा कहता हूँ, तकवा की जो लड़ाई है वो तो नीचे जाने की है, ऊपर जाने की नहीं है। मतलब वो तो है कि आप नीचे कुर्बानी करके कितनी ज़्यादा तकवा हासिल करके तो कम्पीट करेंगे, तो कंपटीशन कर ले फिर किसी तकवा वाले आदमी के साथ। कोई ये जो ऊपर जाने वाला है मामला कि कामयाबी और शोहरत और दौलत, ये तकवा तो नहीं है ना, तो तकवे की दौड़ कुछ और है। तो इसलिए बराबरी की तो उन्होंने बात कर दी थी। आज के दौर में ये हो ही नहीं सकता कि आप कोई मजहबी रियासत बनाएं और उस मजहबी रियासत का कोई फ़िरका ना हो, ये हो ही नहीं सकता ना। देखें, अगर यहाँ बरेलवी, यहाँ अगर इस्लामी रियासत बनती है, अभी तो बराए नाम है, हमारा समाज पूरा भी देखें ना, ये लोग खड़े हुए हैं सारे, मुख्तलिफ लिबास में हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से चलते फिरते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से खाते पीते हैं। कुछ लोग शादियों पे औरतों को साथ बिठाते हैं मर्दों के, कुछ लोग शादियों में मर्दों को अलहदा बिठाते हैं। हर किस्म के लोग यहाँ आपको मिलेंगे। सेकुलर मुआशरत है हमारी मुआशरत बिल्कुल होमोजेनस किस्म की मजहबी मुआशरत नहीं है, ये सबको पता है। अब इशू ये है कि क्या अगर पाकिस्तान में ऐसी रियासत अगर बने तो क्या वो देवबंदी बन सकती है? नहीं बन सकती। बरेलवी बनेगी। क्या वो अहले हदीस बन सकती है? नहीं बनेगी। बरेलवी बनेगी। तादाद ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है। जिस तरह सऊदी अरब में वहाबी रियासत है जी, इसी तरह ईरान में शिया रियासत है जी, इसी तरह जो भी ममालिक दुनिया के अंदर इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं और वो अपने आप को मजहबी मुआशरा कहते हैं, वो किसी ना किसी सिर्फ मज़हब के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते रियासती लेवल पे, बल्कि वो उसके फ़िरके के साथ भी करते हैं। तो देखें, ये तो लड़ाई का मौजब है। अगर दुनिया में मजहबी रियासतें रहेंगी, लड़ाई ऐसे ही होती रहेगी और लोग सबसे पहले मज़हब पे लड़ेंगे, उनको अपनी रोटी रोज़ी भूल जाएगी, उनको ये भूल जाएगा कि हमने अपने हकूक़ के लिए लड़ना है, अपनी आज़ादियों के लिए लड़ना है, अपनी रोटी रोज़ी, अपने कल रोटी कपड़े मकान, अपने बिलों के लिए जो पैसे चाहिए, इनकम चाहिए, फिर बिजली पानी ट्रांसपोर्ट इंसाफ, इसके लिए लड़ना है, वो उनको भूल जाता है। उनको मज़हब की लड़ाई पे, कभी सूबाइयत की लड़ाई पे, कभी कौम की लड़ाई पे, जैसे अभी आप देख लें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। अगर इनको एक लड़ी में पुरोएं, जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन क्लास का, तबकाती सवाल, क्लास क्वेश्चन, उसमें हम पुरोएं कि यार देखें, एक बलोच अमीर है, एक बलोच गरीब है, एक मुसलमान अमीर है, एक मुसलमान गरीब है, एक हिंदू अमीर है, एक हिंदू गरीब है, पाकिस्तान के अंदर ही है। और इसी तरह एक जो राना है वो अमीर है और एक राना जो है ज़ात जो है वो गरीब है। तो ये लड़ाई जो है असल में जो होनी चाहिए वो तो ये है कि गरीब आदमी को अपनी खुशहाली के लिए लड़ाई करनी चाहिए। उसको सारी आइडेंटिटीज़ को साइड पे करके, वो उसकी अपनी आइडेंटिटीज़ हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उस पर सियासत ना करे। सियासत इस पे करें कि सब मिलके, जितने भी गरीब महरूम मजलूम लोग हैं, वो अपने हकूक़ के लिए इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ें, क्योंकि ऊपर के लेवल पे सारे इकट्ठे हैं। ये आप देख लीजिए, ये जो हमारे यहाँ पे जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट बड़े हैं, जितने हमारे अदारों के लोग बड़े हैं, जितने पॉलिटिशियन हैं, ये सब के सब किसी भी मज़हब से हों, किसी भी कौम से हों, किसी भी सूबे से हों, ये इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, ये इकट्ठे बैठ के मुल्क के फ़ैसले करते हैं। वो पार्टियाँ मुख्तलिफ हैं, लेकिन उन पार्टियों के अंदर तमाम लोग इस तरह के मुख्तलिफ आइडेंटिटीज़ के मौजूद हैं, शनाख्तों के, और वो हमारे फ़ैसले करते हैं। लेकिन जो नीचे लोग बैठे हुए हैं उनको डिवाइड किया जा रहा है मज़हब के नाम पे, फ़िरके के नाम पे, सूबे के नाम पे, कौम के नाम पे, इलाके के नाम पे, और इसी वजह से वो मुत्तहिद नहीं हो पा रहे और अपने लिए लड़ नहीं पा रहे। अच्छा, ये बताएं कि अगला जो वज़ीर आज़म के लिए सेट डिस्कस किया जा रहा है जी, वो किया जा रहा है कि जी मोहसिन नकवी साहब हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा हैं, बिलावल साहब हैं, आपका तो उसमें जिक्र नहीं है। तो इस प्रपोजिशन को आप कैसा समझते हैं? मोहसिन नकवी साहब की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, लेकिन वो माशाल्लाह छाए हुए हैं, और ये हमारी जो मरियम नवाज़ हैं और फिर बिलावल है, ये एक ख़ानदानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप उस पर अपोजिशन में अभी फॉल नहीं कर रहे? देखिए, मैं तो
जिस जमहूरियत का कायल हूँ ना, उसको हम कहते हैं, हमारा जो सियासी पार्टी होती है हम लोगों की, हम उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, जिसको हम आप ये भी कह सकते हैं कि जमहूरी मरकज़ियत। जमहूरी मरकज़ियत जो है ये बेसिकली एक ऐसी बात है कि आप जमहूरियत सिर्फ इस हद तक रखते हैं कि वो एक ख़ास लेवल पे लोगों को चुनती है, उसके बाद वो लोग किसी और लेवल को चुनते हैं, और आखिर में जो सबसे बड़ा लेवल होता है जिसे सेंट्रल कमेटी है, उनको वो लोग सिर्फ चुनते हैं जिनको आपने पहले चुना होता है, और उसके बाद किसी और ने चुना होता है, वो छोटी तादाद होती जाती है। तो ये ऐसे पिरामिड है। यहाँ पे आके वो लोग हैं जो फैसले करेंगे, जो सेंट्रल कमेटी है। हम इस जमहूरियत को मानते हैं। हम ये नहीं मानते कि नीचे वाले सारे लोग नीचे सबसे लेवल पे हैं वो सेंट्रल कमेटी को मुंतखब करेंगे, क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं है कि वो समझ सकें कि सेंट्रल कमेटी में कौन आएगा आखिर में। तो इसलिए ये तो आपके यहाँ होगा ना, ये तो सरमायादाराना आपके यहाँ जमहूरियत, होगा। उधर क्या होगा? मैं वही आपको बताने लगा। सरमायादाराना जमहूरियत तो मैं मानता नहीं हूँ। मैं उसके अंदर रहता हूँ, मैं उसके लॉज भी मानने पड़ते हैं, लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ। मैं इस जमहूरियत के अंदर सियासी अमल में भी दाखिल होता हूँ, क्योंकि क्या करूँ, यही बस है हमारे सामने, पार्लियामेंट वगैरह वगैरह। तो मुझे इसलिए माननी पड़ती है, और मैं मानता भी हूँ, और मैं उसके ख़िलाफ़ नहीं जाता। लेकिन नज़रियाती और अकली तौर पे मैं सरमायादाराना जमहूरियत को जमहूरियत समझता ही नहीं हूँ। ये पैसे की जमहूरियत है। ठीक। इसमें गरीब आदमी तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता इवन, और गरीब आदमी को लीडर भी कोई नहीं बनाता। तो इसलिए आपकी जो 80% से 90% आबादी है, वो आप ये समझे सियासी अमल में बड़े लेवल पे आ ही नहीं सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी सेटअप चल रहा है, ये एक तीसरी दुनिया के एक मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक जमहूरियत के नाम पे जो मजाक है, जो 89 साल से हो रहा है, वो ही उसी का तसलसल है। और वो पहले भी आम लोगों को एम्पावर नहीं किया गया, अभी भी नहीं किया जा रहा। तो चाहे वो मोहसिन नकवी आए, चाहे वो मरीम नवाज़ आएँ, चाहे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी आएँ, चाहे वो इमरान खान आएँ, ये निज़ाम जब तक इसके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेगा, जो सिर्फ बराबरी पार्टी कर रही है अवामी लेवल पे, और छोटी छोटी पार्टियां हैं जो लेफ़्ट की हैं, लेकिन वो उनको कोई जानता नहीं है, उनके लीडर्स को कोई महल्ले वाला नहीं जानता। तो हम उनको भी कहते हैं कि हमें आगे ज्वाइन करो, क्योंकि मेरी उसमें सूरत में ना आपको कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो मिलेगा, और आप लीडर बन जाए। मैंने तो कुछ भी नहीं बनना, आप बन जाए, लेकिन वो नहीं आते। चलें, एक सियासी सवाल है, फिर मैं थोड़ा जल्दी जो है अपना जो मेरा अपनी स्पेशलाइजेशन है वो भी मैं बात करना चाहूँगा। हाँ जी। कि ईरान में अमेरिका और इसराइल मिल के जंग कर रहे हैं, वहाँ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, थे महंगा हो गया, तो उस पर आप तनकीद करते हैं? बिल्कुल तनकीद करता हूँ। मैंने तो भी कहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने बहुत ही गलत काम किया। मैंने उस पर पूरा सख्त किस्म का ट्वीट किया था। लोगों ने मुझे कहा आपने ये क्यों किया? मैंने कहा इसलिए किया है क्योंकि मैं एक सियासी पार्टी का हेड हूँ, और जो इन्होंने हरकत की है ये पहले से पिसे हुए अवाम को और उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ करके मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरी लड़ाई इस वक्त जो है ना, वो ना नून लीग के साथ है, ना पीपल्स पार्टी के साथ है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो हमारी लड़ाई बनती ही नहीं है, क्योंकि हम पावर में नहीं हैं, और हमने इस मुल्क के लोगों को अपने नज़रिए पे लेके आना है। तो हमें इस तरह की कोई चीज़ के अंदर नहीं घुसना कि जिसके अंदर फजूल में हम कहें जी कि ये अदारा गलत है, ये गलत है, वो गलत है। आपकी जो सलाहियतें हैं या एनर्जी लेवल है, हाँ, वो ख़त्म हो जाए, वो कम हो जाए। हाँ। तो लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ एक पार्टी से है इस वक्त, वो बयानिए की लड़ाई तो है। पेट्रोल भी उन्होंने बढ़ाया है, वो तो शहबाज शरीफ ने बढ़ाया वो है। तसलसल में बढ़ा है। देखिए जी, इमरान खान के ज़माने में जब पेट्रोल बढ़ा है, जब उसके ज़माने में डॉलर की कीमत बढ़ी है, आपको पता ही है, और महंगाई हुई है, तो लोग इसको सड़कों पे खड़े होकर गालियाँ निकाल रहे थे। अच्छा, एक दफ़ा मैं नहीं, इमरान खान तो 1985 में क्रिकेट खेल रहे थे, ये तो नवाज शरीफ और फिर शहबाज शरीफ आए। मैं कह रहा हूँ ये एक रूलिंग क्लास है जी, रूलिंग इमरान खान रूलिंग क्लास का हिस्सा है। ये जो सबसे बड़ा ड्रामा करता है ना, वो ये करता है कि ये कहता है कि जी मैं आम लोगों के लिए कुछ करूँगा, जबकि आम लोगों के अंदर से ये है नहीं। देखें, नवाज शरीफ से ज़मीन ना आप ले सकते हैं ना मैं ले सकता हूँ। ये जो नहीं, साफियों ने ली है, नहीं, वो वाली ज़मीन जो शौकत खानम की बड़े लेवल पे। हाँ, नहीं। अब ये जो ज़मीन लेने के लिए ना दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आप उस तबके का हिस्सा। आपको मैं बताऊं कि संजय दत्त और सुनील दत्त साहब ने अपनी ज़मीन पे नरगस मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल बनाया, बॉम्बे महाराष्ट्र में। उन्होंने लिया नहीं किसी से, उन्होंने गवर्नमेंट से नहीं लिया, अपनी कमाई से बनाया। नरगस साहबा की प्रॉपर्टी बेची गई, दत्त साहब ने अपना शामिल किया, सुनील दत्त साहब ने अपना। और ये आप कभी गए लोखंडवाला में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो देखिएगा जी। अच्छा, ये तो बड़ा, मैं जाता हूँ लोखंडवाला में, मैं ठहरा भी हुआ बल्कि, तो मैं इंशाल्लाह देखूंगा।
लेकिन इमरान खान ने इस मुल्क के अंदर जब ये सारा कुछ जैसे तमाम बड़े बड़े सियासतदानों के साथ, हुक्मरानों के साथ एक रब्ता रखा, हर वो काम किया जिससे इंसान को पता लगता है कि मैं अपनी मंजिलें तय कर रहा हूँ कामयाबी की, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने कहा कि ये चोर डाकू हैं जब वो ज़मीन ले रहे थे। ये अपॉर्चुनिस्ट आदमी है, मैंने तो कोई ज़मीन नहीं ली। अच्छा, वाहिद मैं ऐसा आदमी हूँ जो कि इवन सोशल वर्क में भी गया है, लेकिन मैंने कभी किसी हुक्मरान से ज़मीन नहीं मांगी। हमारे फील्ड के अंदर लोग हैं। हाँ साहब, ऐसे बादशाह आदमी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसियाँ टेलीफोन रिकॉर्ड करती हैं, ये प्राइवेसी में इंटरफेरेंस नहीं है, ये उन्होंने हमारी वो करनी होती है, जी जी, हिफाजत करनी होती है, सिक्योरिटी करनी होती है। वो झूठ के पाँव नहीं ना होते ताहिर साहब। असल में आप इतना झूठ बोले हैं कि आपको खुद भी याद ना रहे कि आपने क्या कहा है। मैं खान साहब के लिए ये ज़रूर कहता हूँ कि उनको ज़मानत दें और वो बाहर आके लड़ें अपने मुकदमात। और जो आइन तोड़ता है, अभी तो 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो आर्टिकल 6 जो है वो चेंज हो गया है। हाँ जी। तो पहले जो था, जो आइन तोड़ता था, वो भी तो गद्दारी का मुकदमा, वो तो जवाद भाई कभी नहीं हुआ। बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ये जो इमरान खान हो, भुट्टो हो, कोई हो जिसके साथ वोट है, उसको रगड़ा जरूर लगेगा। ये तो ऐसा ही है। ये आपके साथ जब वोट आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो फिर आप भी तैयार रहें, क्योंकि रूलिंग क्लास जो है ना, उसका कैरेक्टर एक है ना, ये सारी रूलिंग क्लास है, इनकी आपस में धड़ेबंदियां हैं। आप भी वैसे ठीक कैद काट लेंगे क्योंकि आपकी जान शान ठीक है। वो हाँ, कैद तो मैं बिल्कुल अभी भी कहता हूँ मैं काट सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इमरान खान अगर फ़र्ज़ करें बाहर आता है ना, तो हमें सबसे ज़्यादा खुशी होगी। इसलिए होगी क्योंकि असल बयानी की लड़ाई शुरू होगी। मैंने आपको फिर कह रहा हूँ मैं आपसे, बयानिया सिर्फ हमारा ही है इस वक्त, और इसीलिए ये इस हद तक मेरे से नहीं, थ्योरेटिकली तो मैं उसको मानता हूँ, आप बड़ी बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली जो है वो मुश्किल है, क्योंकि लोग जो हैं वो मुर्शद पाक और ये और वो, और आप जो है एक मुश्किल सिलेबस बेच रहे हैं मार्केट में। आपके ख्याल में मैं तो इसी मार्केट में बूढ़ा हुआ हूँ, हाँ जी, वेटरन हुआ हूँ, तो मुझे ये पता है जो आप बातें कर रहे हैं ये थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी ठीक होंगी जहाँ जहाँ अप्लाई होंगी दुनिया में, लेकिन काम में आसान नहीं है जेड़ा तुसी कर रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल काम है, मैं कोई इसमें शक की गुंजाइश नहीं समझता। लेकिन देखें, अगर हम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बयानिया बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो अवाम एक्सेप्ट कर लेती है, अवाम मान लेती है, और उसके लिए एक हदायत वाली सियासत चाहिए। हम हदायत देने वाले उसमें हैं, हम तो इक़्तिदार की जंग ही नहीं लड़ रहे अभी, हम ये जंग लड़ रहे हैं कि लोगों को बताया जाए। तो उसके अंदर आप तो इक़्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे, लेकिन जो इक़्तिदार की मैनेजमेंट करते हैं उन्होंने अब नजम सेठी से ज़्यादा पतलू पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। ये तो है, ये तो है, आपके इल्म में है? बिल्कुल है। और मुझे ये भी पता है कि पतलू जो वो फिल्म स्टार जो हमारी ज़रा बोल्ड किस्म की होती है, उनके साथ वल्गर बात करके रेटिंग और सब्सक्रिप्शन बटोरने का रोनाल्डो बना हुआ है। अच्छा, मुझे तो ये पता है कि वो एक दफ़ा इसी लड़के के प्रोग्राम में आया था, वो रेहान के, जिसके मैं भी गया था। तो उधर मैंने उसका थोड़ा सा कोई, जिसने वो एक एज ए दोस्त जो है, मैं आपको जो है वो मशवरा दूंगा कि उस तरह के पॉडकास्ट में आपका स्टीचर नहीं है, आप बड़े आदमी हैं जी। मैं उन्होंने वो बंदे बिठाए हुए थे और वो खुद भी जो एक्टिंग कर रहे थे बड़ी पैथेटिक सी जी, और पास्ट में आपने उनसे वीडियो भी करवा ली, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया। वो उसको कह रहे हैं, शेर मियां दाद को कह रहे हैं कि मरासी हैं आप, और उनको ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये इतने वोकल नहीं होते। हाँ जी, ठीक बात कह रहे हैं। ये बयान करना जो है ना, वो डॉक्टर उमर आदिल का है कि राग बिहाग को बयान किस तरह करना है। उन्होंने गाना नहीं, वो हुसैन बख्श गुल्लू साहब ने गाना है, मरासी कहने बल्कि तरन्नुम नूर जान ने गाना। कहने नहीं चाहिए किसी को। दूसरा ये कि वो इस हद तक चला गया है, बेवकूफ़ इतना है कि उससे पूछ रहा है कि आपने ये जो कलाम गाया है इसके अंदर ये शिर्क किया आपने। मतलब आपको पता है कि पतलू इस रेहान के प्रोग्राम में आया तो पतलू ने उसे जुगतें कर दी बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। तो पतलू ने जब बहुत ज़्यादा जुगतें कर दी तो वो किसी एजेंसी के यहाँ चला गया जी, एनू मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ रिप्रेजेंट करना, ਤੁਹਾਡਾ एजेंडा ठो करना, तो एनू ज़रा रगड़ा ते लाओ, एनू चपेड़ा ते मारो। ये इस तरह का स्टफ है। अच्छा, मैं ये एक बात मुझे याद आ गई, अभी आज ही देख रहा था, वासिफ चौधरी साहब ने सवाल किया अली हैदर जो सिंगर हैं कराची से। उन्होंने कहा कि ऑप्शन है कि किस सिंगर का कॉन्सर्ट बार बार देखेंगे
किस सिंगर का कॉन्सर्ट एक बार देखेंगे और किस सिंगर के कॉन्सर्ट पे जाएंगे ही नहीं, है जी। तो बार बार पे उन्होंने कहा इबरार, और एक बार पे कहा शहजाद राय, और कॉन्सर्ट पे ना जाने पे जवाद अहमद। तो कैसा लगता है आपको, इस तरह का कोई कमेंट करता है? देखिए ये जो पीटीआई है ना, ये पीटीआई तो अली हैदर है। नहीं, वो पीटीआई जो है उसको ज़्यादातर आर्टिस्ट जो है ना वो पाकिस्तान के, इसकी क्या वजह है? जाहलियत है। देखें अब एक आदमी जो है, पहले तो ये है कि अली हैदर के साथ मेरी कुछ ज़्यादा बहुत कम मुलाकातें हैं, मतलब बहुत कम मुलाकातें, क्योंकि जब मैं आया हूँ तो अली हैदर तकरीबन उस वक्त फील्ड से आहिस्ता आहिस्ता हट रहा था। ये बड़े सीनियर आदमी हैं। हाँ, जब आप भी तो काफ़ी देर पहले आए हैं। नहीं, सन 30 साल 2000 पहले। सन 2000 की बात है ना, मैं 26 साल पहले। तो अली हैदर तो 90 से गा लेकिन मैं उस वक्त से आपसे मिल रहा हूँ जब आप ग्रुप छोड़ के तो सोलो स्ट्रगल कर रहे थे। मैंने आपको ग्रुप में, मैं लाहौर जर्नलिज्म कर रहा था, लेकिन मैंने आपको 98 में मेरे ख्याल में मुलाकात हुई है ना। 2000 में मैंने अपना एल्बम निकाला है, सन 2000 नहीं सर, मेरे साथ हुई है आपकी मुलाकात 2003 में। अच्छा 2000 नहीं 2002 में, क्योंकि फ़हीम मज़हर साहब और आपका एक मुज़ाकरा था। आप कर रहे थे पॉप म्यूज़िक को और वो क्लासिकल म्यूज़िक को मोहसिन जाफ़र साहब लाए थे, और मैं फिर, जो मोहसिन जाफ़र साहब भी आपके दोस्त रहे, मैं फिर वो आपके करीब हो गया था जब मैंने आपको सुना था। अच्छा। और हालांकि मैं जो उसको प्रिंसिपली बहुत वीक मानता हूँ पॉप म्यूज़िक को और क्लासिकल म्यूज़िक के सामने, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे पॉप म्यूज़िक को। तो 2004 में या 2003 में मुझे उच्चे अहमद जाजा वली का अवार्ड मिला था, पीटीबी अवार्ड। मेरा ख्याल है आप कराची में मौजूद थे उस वक्त। नहीं, मैं तो साथ गया था। तो फिर ये 2002 की बात है। हाँ 2002 की बात है। इसका मतलब है कि हम नहीं, 2000 मिले तो मुझे याद है, मिले तो याद है, पाकिस्तान अखबार में मिले थे। आपको ये मुज़ाकरा याद है? फ़हीम मज़हर साहब और हाँ जी, आपने एक बिल्कुल मुज़ाकरा याद है, किया था। बिल्कुल याद है। तो ये मैंने 93 में 92 में मैंने ज्वाइन किया था अखबार, और आप कुछ ही महीनों बाद जो है वो वहाँ तशरीफ़ हाँ, लाए थे। वो 90s की आप बात करें, पहले आपने 2003 कह दिया था। नहीं, अच्छा, तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ, आप पहले 2003 कह गए हैं, वो गलती तो 1993 में बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैंने जुपिटर नया ज्वाइन किया था अभी, और मैं 92 से 98 तक जुपिटर में रहा हूँ। वो मैंने देखा है। एक दिन आप एक आपकी गाड़ी होती थी, उस पर आते थे, फिर एक 1 to 5 पे आप आए, तो मैंने कहा वो गाड़ी कहाँ गई? कह रहे जी वो मैंने बेच दी है। और बेच दी, क्या करेंगे? जी वो मैं उस पर उसकी वीडियो बनाऊंगा और फिर वो बड़ी गाड़ी ले लूँगा। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये क्या ज़रबे तकसीमें दे रहे हैं जवाद साहब कि मतलब ये कितना शोर शाट है कि मैंने ये वीडियो गाड़ी बेच दी है, वीडियो बनाऊंगा और पैसे आ जाएंगे, बड़ी गाड़ी ले लूँगा। और मैंने ये देखा है आप में, ये मैं देखने वालों को भी बताऊंगा कि ये जो बात करते थे उसमें इतने यकीन के साथ, जैसे मैथमेटिक्स का सवाल होता है, जैसे फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल होता है, और वो बिल्कुल जो बात कहते थे वो मेरे सामने वही हुई है, साइंटिफिक बात। ये इनको कोई दरवेश या सेंट नहीं पेंट कर रहा। तो और ये जो सियासत की बात करते हैं या मज़दूर के साथ जुड़ने की बात करते हैं, एक और मुझे बात याद आ गई। लंदन में हम इकट्ठे थे, मैं, आप और मेरे भाई ने खाना किया था। जैसे कुछ सेलिब्रिटी, कुछ स्टार पाकिस्तानी हो तो फैमिलीज़ वहाँ जुड़ जाती हैं, उन्होंने खाना किया। दरअसल भी बहुत पुरानी बात है, 2004 की। जी जी बिल्कुल। तो जवाद साहब, आपने जो शर्ट पहनी हुई थी ना, उस पर एक लोगो लगा हुआ था, तो मेरी भाभी ने मेरे कान में कहा कि जवाद भाई को कहें कि ये जो इन्होंने शर्ट पहनी है ये यहाँ लेबर क्लास पहनती है। तो मुझे थोड़े आपके नज़रियात का शुरू से ही पता है, तो मैंने हेजिटेट किया कि आपसे ये ना कहूँ। फिर उसने इसरार किया कि ये हम इनको एक महंगी शर्ट लेके देते हैं इस शॉपिंग सेंटर से, तो वो पहने, ये उतार दें। तो मैंने फिर आपको ये कहा कि मेरी भाभी कह रही हैं कि ये लेबर क्लास की शर्ट है और ये आप उतारें, ये महंगी पाउंडों वाली शर्ट पहने। तो आपने कहा ताहिर साहब मैं तो सोशलिस्ट हूँ, मैं तो मज़दूर के साथ जुड़ता हूँ, और ये बात को 22 साल पहले की बात है। हाँ जी। तो ये जो लोग कहते हैं ना, उमर एक बच्चा आया था GNN से, तो उसने कहा कि सुहेल बड़ाई साहब के इंटरव्यू में
आपने ये नहीं कहा सियासत करनी है आपने। मैंने कहा यार वो उनके इंटरव्यू में वो उन्होंने सवाल नहीं किया या नहीं बात की तो ये तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। हाँ जी, मैं तो कुछ जवाद साहब को रिप्रेजेंट नहीं करता ना, मैं बराबरी पार्टी का कोई मेंबर हूँ अभी, है ना। तो मैं जो बात करूँगा ईमानी कुरानी करूँगा कि ये तो जवाद साहब ये शुरू में ही कहते थे, 33 साल पहले कहते थे कि वो, मुझे आपका कमरा भी याद है शादमान में जो सरकारी घर था आपका, वो वालिद साहब का, मतलब वालिद साहब प्रोफेसर तौकीर साहब का, वहाँ वर्क लिखा होता था। हाँ जी, और बग्गा, साहिर अली बग्गा वहाँ आता था और उसको गर्मी बड़ी लगती थी और आप गर्मी में ही उससे वो म्यूजिक का काम करवा रहे होते थे। मैं इसी नहीं लगाता था ना कमरे में, मैं कहता था जरा नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो वो बग्गे को गर्मी लगती थी ज़्यादा, क्योंकि बग्गा सारा दिन स्टूडियो में काम करता मतलब सर्द इलाकों का बंदा तो अब तो उसकी फीस भी जो है वो सर्द इलाकों वाली हो गई है, यूरोपियन फीस वो चार्ज करता है, अच्छा आपका बड़ा प्यार करता है तो और आपकी वजह से मेरा भी बड़ा अच्छा प्यार है उससे। अच्छा, अरशाद भट्टी लाखों फॉलोवर हैं, इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं और आपने उन्हें 2 टके का साफ़ी कह दिया और बोना कह दिया, ज़मीन पाताल, मतलब वाकई आप समझते हैं या गुस्से में कह गए थे? ताहिर साहब, मैं समझता ही ऐसे हूँ। देखें, आपके साथ मेरा इतना पुराना ताल्लुक़ है, मोहसिन जाफ़र साहब के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, नईम मुनीफ साहब के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है आपका। मैं बताऊं, ये तो हम तो ये उस शायद दानश्वरों की कैटेगरी में फाल नहीं करते। मुन्नू भाई के साथ आपका बड़ा प्यार था, अब्बास अतर साहब के साथ बड़ा प्यार था, साहब के साथ तो कोई पाकिस्तान का कौन जेन्युइन इंटेलेक्चुअल है जिसके साथ आपका नहीं अपना। लेकिन ताहिर साहब, मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आप सारे भी जो मैंने नाम लिए हैं ना, आप सारे भी जज्बाती लोग हैं और अड़ जाते हैं, और ख़ास तौर पे आप तो लड़ाई आपकी हो जाती है लोगों के साथ। मेरे साथ क्यों नहीं हुई? इसलिए कि आपको पता है और मुझे भी पता है कि हमारा एक इज़्ज़त का रिश्ता है आपस में, तो ना आप तजावुज़ करते हैं ना मैं करता हूँ, और यही होता है, इस तरह ही होता है इंसानों के अंदर। अब ये जो अरशाद भट्टी है, इसको इतनी तमीज़ नहीं है, ये बात किससे कर रहा है, किस टाइम पे कर रहा है। देखें, मैं वैसे ही एक संजीदा आदमी हूँ, मेरे साथ तो आप वैसे भी बात ना करें इस तरह की। आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी का रवैया क्या है। दूसरा ये है कि मैंने इस मुल्क के अंदर 26 साल में इस हद तक मैं पहुंचा हूं कि अभी बसंत हुई है, उसमें आप हिट थे। हाँ जी, 18 साल बाद मेरा गाना जो है, मतलब 16 साल बाद वो दोबारा पूरे पाकिस्तान में नंबर 1 पे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक, फिर हर छत पे बज रहा है, नंबर 1 पे था तीनों दिन। एक ऐसे आदमी के साथ आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये कि मुझे कहता है देखें जी कैसे कैसे लोग इमरान खान को ये कह रहे होते हैं। हाँ, वो उधर यही तो कर रहा था वो। इस बात में मैंने तो कहा मेरी बात सुनो, अभी मैंने ये शुरू ही किया है ना, तो मैंने इसको 1-2 बातें की हैं, इसने अपना माइक उतारा, कहता जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। मैंने कहा हरकत तो तुमने की है, हरकत ये तुमने क्या जुमला बोला है, किसके बारे में बोला है तुमने? तो उसके बाद ये चला गया, और कामरान ने क्या किया, कामरान शाहिद ने बड़ा क्या मज़ेदार सा आदमी है, उसने क्या किया कि वो हिस्सा ही काट दिया जिस पे इसके साथ ही हुआ, और उसका वो जुमला लगा दिया कि जिसमें वो कह रहा है कि देखें जी कैसे कैसे लोग इमरान खान को ये कहते हैं। तो मेरा अपना ही ख्याल है, एक तो ये सहाफ़ती बददियानती है जो उन्होंने किया, लेकिन ये आदमी डिज़र्व करता था उसके साथ ही किया जाए। अरशाद भट्टी को ये बताना चाहिए कि कैसे कैसे लोग, अगर फ़र्ज़ करें जवाद भाई मुझे क्रिकेट से दिलचस्पी नहीं है, हाँ जी, तो मेरा शोएब अख्तर से क्या ताल्लुक़ है? मेरा जो है, मुझे वलायत खां पसंद है जी, मुझे रईस खां सितार जब बजाते हैं, मुझे लता मंगेशकर ज़्यादा पसंद है जी, मुझे नूर जहाँ ज़्यादा पसंद है, मुझे मेहदी हसन ज़्यादा पसंद है। मैं मेहदी हसन साहब को वसीम अकरम प्लस शुएब अख्तर प्लस दुनिया जहान की क्रिकेट से ज़्यादा बड़ा समझता हूँ। बिल्कुल है सर। तो आप ना माने उसे या कोई और ना माने, तो जो क्रिकेट को पसंद नहीं करता उसके लिए क्या मैटर करता है क्रिकेट होना, वर्ल्ड कप जीतना, और उसके बाद हस्पताल को अगर ये समझा जाए, हस्पताल बनाने को, तो अब्दुल सत्तार ईदी ने तो जो है वो दुनिया के बेहतरीन वो एक निज़ाम बनाया था, सबसे बड़ा। तो वो मेरिट पे थे, उनको वज़ीर आज़म बनाना चाहिए था। वज़ीर आज़म उसको बनाना चाहिए जिसकी ट्रेनिंग हो और वो लोगों के वोट लेके आए, लोग उसे मुंतखब करें, और वो सियासी बंदा हो, कोई क्रिकेटर ना हो, चाहे क्रिकेटर हो या सिंगर हो जैसे आप हैं। आप, मैं ये गवाही देता हूँ कि 30 साल पहले आपने मुझे कहा कि मैंने ये काम ये इसलिए सिंगिंग कर रहा हूँ कि मैंने सियासत करनी है जी, है ना जी।
तो ये तो इरशाद भट्टी को समझना चाहिए ये कैसे कैसे लोग जो हैं। वो असल में सोशल मीडिया का इतना दबाव है सब पे कि ज़्यादातर लोग जो हैं इमरान खान का इमेज इतना बड़ा बन गया ना इस मुल्क के अंदर, पहले तो नहीं था, वो सोशल मीडिया के बाद बना है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, अरबों रुपया खरबों रुपया लगा है। और फिर हर वक्त वो अगर मोबाइल पे आपको नज़र आएगा, मोबाइल खोलेंगे और नज़र आएगा तो लोगों की नफ्सियात में घुस गया वो। ऊपर से बोटॉक्स भी करवाए हुए हैं, ये भट्टी साहब ने मुबारक दी उन्हें। अच्छा, मुझे नहीं मालूम सर बोटॉक्स करवाए हैं, एक कैप पहनते हैं ख़ास, एक मतलब वो समझते हैं सोशल मीडिया की एक साइंस को और कभी सवाल कैसे करने चाहिए और जो आम एक नैरेटिव है वो बेचें। अरे साहब, मेरे लिए तो वो एक घटिया सा आदमी है, वो जो मर्जी कर लेना, उसने घटिया ही रहना है जब तक वो अपनी ये आदत ठीक नहीं करता कि वो जिस आदमी के सामने बैठा है उसको भी इज़्ज़त दे और ख़ुद भी इज़्ज़त कमाए। ये कोई तरीका नहीं है कि एक आदमी आपके साथ तमीज़ से बैठा हुआ है, वो किसी को कुछ कह रहा है। अब मैं सियासतदान हूँ, मैं किसी को कुछ भी कहूँ सियासतदान को, आप कौन है दरमियान में कूद जाने वाले, और फिर आपका अपना स्ट्रक्चर क्या है। मैंने अभी रिसेंटली वो जो दूसरा लड़का भी आया उसको मैंने 2 टके का कहा, क्यों कहा, इसलिए कि मुझसे कह रहा है कि जी इमरान खान तो इतना पॉपुलर है। मैंने कहा भाई पहले नहीं था, ये वजह है, इसके बाद हुआ है, तो ठीक है, तो बात ही नहीं सुन रहा, फिर वही दोबारा बात कर रहा है। मैंने कहा यार आप मेरा इंटरव्यू करने आए हो, मेरी बात सुनने आए हो, या मैं आपका इंटरव्यू करने आया हूँ? क्या आप मेरे से बाकायदा रिक्वेस्ट करके आए हो या मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको इंटरव्यू देना है? अच्छा, अभी मैं बोल रहा हूँ, फिर बोल रहा है। मुझसे उन्होंने पूछा कि जी मैंने ज़्यादती की है। मैंने कहा हाँ आपने जो, अगर मैंने कहा मैं होता, अगर मैं आपकी जगह होता तो ये सवाल जो है सबसे आखिर पे करता जी। पहले जवाद साहब का पूरा इंटरव्यू करता ये और उस पे मैं ये फिर मैंने कहा, कहते हैं कि जी वो देखे ना जी इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है, इतनी बड़ी स्टारडम है उनकी। तो मैंने कहा जन्नत मिर्जा की नहीं है स्टारडम, चाहत फतेह अली खान के नहीं है स्टारडम, तो फिर क्या उन्हें वजीर आजम लगा दें या उन्हें मुर्शिद मान लें? मतलब इमरान को क्यों लगा? तो ऐसे रेलिवेंसी ना, वो इमरान खान साहब बड़े इंसान, बड़े सियासतदान, बड़े खिलाड़ी सब कुछ होंगे, आपके नज़दीक नहीं है, बहुत सारे लोगों के करीब होंगे। आप अपनी बात करें, मुझे सुननी चाहिए, मैं वक्त पे बोलूं। आज मैंने भी तो इंटरव्यू किया, थोड़ा ओवरलैप भी किया, उसका थोड़ा माजरत का। ताहिर साहब, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ, आज मैं ये आपके इस पे बोल के जा रहा हूँ दोबारा कि हमारा तो बयानिया ही, हमारी वाहिद पार्टी इसका बयानिया इमरान खान के बयानी से बिल्कुल उलट है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम पाकिस्तान को और तरफ लेके जाना चाहते हैं, ये और तरफ लेके जाना चाहता है, ये लोगों को पागल बना रहा है, हम लोगों को एम्पावर करना चाहते हैं, आम लोगों को। मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं जवाद साहब की डिक्शन में कभी को गाली, ये वो फलां, ये लानती मुझे बड़ा वो करता है। मैं देखता हूँ, सोचता हूँ कि जवाद साहब की डिक्शन में ये बिल्कुल नहीं था। ये कैसे आया आहिस्ता आहिस्ता? मेरी बीवी ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें बताया कि ये जो सोशल मीडिया पे जब इन्होंने सियासी नारा लगाया और क्रिटिसिज्म किया, तो जो इनको जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे गालियां निकाली गई, उसके रिएक्शन में ये मेरा ख्याल है ये किसी को कहना कि भाई कह दिया कि लानती है या जाहिल है या फलां है, ये सियासी भी और है। ये भी गालियां जो हैं बड़ी डिल्यूटेड गालियां हैं। जी जी, मैं 2 टके का सहाफ़ी जो है, 2 टके की लड़की तो खलील साहब ने लिखा है। हाँ जी, खलील रहमान कमर साहब ने ड्रामे में लिखा है। अच्छा, तो लिहाजा इसे डायलॉग समझे, गाली ना समझे। आपको पता है कि आज तक मेरे मुंह से, इवन सोशल मीडिया तो बात की बात है, वैसे भी कभी किसी ने आज तक को फोश गाली नहीं सुनी। आपको भी पता है मैं कितना अरसा आपके साथ नहीं टाइम गुजारा, अभी भी मैंने निकालता नहीं। मैंने किसी को जानवर नहीं कहा कभी, मैंने किसी की शक्ल का मजाक नहीं उड़ाया, उलिये का मजाक नहीं उड़ाया, पेशे का मजाक नहीं उड़ाया। ये गालियाँ हैं। गाली ये नहीं होती कि मैं कोई बेगैरती कर रहा है तो मैं कहूँगा जी आप बेगैरत नहीं है। मैंने भी तो सख्त बात बोलने ही है ना। गाली से कम जो भी सख्त तरीन लफ्ज़ होगा, मैं सियासत में मुझे अगर यूज़ करना है ताकि मुझे सियासी नैरेटिव बनाने में फ़ायदा हो तो मैं करूँगा, गाली नहीं दूंगा फिर भी। अब मैं कहना क्या आपको चाह रहा हूँ, देखिए अगर इमरान खान आज ये काम छोड़ दे ना, कि वो ये कहना छोड़ दे कि मैं नेक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मेरे पास खुदा का साया है, खुदा मुझे बना रहा था, इसको लोग मुर्शद मोमन पता नहीं क्या क्या कहना बंद कर दें, तो मैं इसकी ज़ाती ज़िंदगी या इसके जो बारे में मैं बात करता हूँ वो करना बंद कर दूँगा। क्योंकि फिर ये जब ज़ाती बात अपने बारे में नहीं उछालेगा कि जी मैं नेक हूँ, ये ज़ाती बात है। आप नेक है तो हमें क्या है? आप सियासतदान है, बताएं हमारे लिए करना क्या है?
ये असल बात है ना। ठीक बात ये नहीं कि आप नेक हैं, नेक और सच्चा और अच्छा कोई भी ये इंसान, तो वो कोई भी इंसान नहीं होता जाती ना। रिवार्ड देगा ना, वो देगा एग्जैक्टली जात देगी। तो अब अगर ये इमेज ये बनाएंगे इसका, तो फिर मुझे इसकी गलाजत दिखानी है। क्यों दिखानी? क्योंकि वो काउंटर नैरेटिव है। देखें, एक आदमी का नैरेटिव ये है कि मैं ये हूँ, तो आपको बताना पड़ता है ये नहीं है, ये है। अब ये मेरा सियासी अमल है। आप ज़हन में रखें कि अगर किसी को ये ख्याल है कि वो इमरान खान का इतना बड़ा इमेज जो उसका हर रोज़ सोशल मीडिया झूठा बनाता रहता है, अगर वो उसको तोड़े बगैर या उसके बारे में बात किए बगैर अपनी पार्टी बना लेगा और उसको उसके सामने बयानिए की जंग जीत लेगा, ये हो नहीं सकता। क्योंकि उसके बयानिए की उस असास, उसके बयानी का बेसिस जो वो बना रहा है वो अपनी ज़ात है। वो अपनी ज़ात को अपने बयानी का बेसिस बना रहा है, अपने नज़रियात को नहीं बना रहा, अपनी स्ट्रेटजी को नहीं बना रहा, वो अपने प्लान को नहीं बना रहा पॉलिटिकल। तो अब हमें भी उसकी ज़ात पे पहले बात करनी है, ताकि उसका वो वाला जो एस्पेक्ट है उसको तोड़ा जाए और उसके बाद उसको इस जगह लाया जाए कि आप बताएं जनाब आपने करना क्या है आगे और हमने आगे क्या करना है। तो जिस दिन ये बंद कर देंगे बदतमीज़ी, फोश कलामी, इमरान को कोई वली दिखाना, ऐसे घटिया आदमी को जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी है, तो मैं भी बंद कर दूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी को कुछ भी कहने की। लेकिन चूँकि हमारे रास्ते में रुकावट है, तो मैं ये करता रहूँगा जब तक इमरान अपनी इमेज को बनाता रहेगा, एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस इमेज। तो मैं भी बताता रहूँगा कि ये है नहीं ऐसा, ये असल में गलीज़ आदमी ये वो खुद करते हैं या उनके फैन करते खुद करता है। ये सारा कुछ ही खुद करता है। एक दफ़ा हमारा इसका कोई प्रूफ है आपके पास? प्रूफ क्या, मैं तो आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि एक दफ़ा इसने उसको हमारा एक दोस्त है मानी, उसने मुझे कहा, मानी जो आर्टिस्ट है, हाँ, उसने कहा कि जो हीरा जो है जी जी हीरा मानी, उनके हस्बैंड जो है, जी जी, तो मुझे कहता है कि मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं शौकत उधर गया हुआ था बनी गाला में, तो वहाँ पे मेरे सामने इसने कहा लोगों को कि यार उसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। ये बाकायदा। अच्छा, फिर इसकी बेगम जो है इमरान की, उन्होंने मेरे घर, हाँ बुशरा जो है, उन्होंने मेरे घर फ़ोन करवाया। मेरे घर में फ़ोन करवा के कहा कि इसको समझाएं अपने मतलब इनको कि ये इमरान के बारे में जो बातें करते हैं टीवी पे बैठ के तनकीद करते हैं। हालांकि मैं सिर्फ तनकीद कर रहा था, मैं उस ज़माने में इतनी सख्त आवाज़ नहीं बोल रहा था। ये है बात 2019 की, तो पुरानी बात है, मतलब जब मैं नया आया था सियासत में। तो उन्होंने कहा जी मैं तो नहीं मना कर मतलब हम नहीं मना कर सकते, आप इस तरह करें कि आप अपना काम करें, इनको अपना काम करने दें, जो ये ठीक समझते हैं ना ये वो करते हैं, मैं इनको कोई नहीं रोक सकता इस बात को बोलने में। तो बात ख़त्म हो गई। उसके बाद फिर दोबारा पैगाम भिजवाया गया। ये पैगाम भिजवाया गया कि अब अगर देखें जी, आप देख लें कि अगर हमारा दौर आएगा ना दोबारा, तो फिर हम भी देख लेंगे। अब ये फैशिज़म है। ये लोग ना ज़ुबानबंदी भी करते हैं मेरी सोशल मीडिया पे, ये हर वक्त मेरे खिलाफ लगे हुए हैं। मैं आपको प्रूफ दूंगा कि मेरे साथ क्या करते हैं। रोज़ मेरा फेसबुक, मेरा ट्विटर, मेरा अच्छा ये बताएं रोक कि के बैठे हुए, रोक के बगैर। आपका जो सोशल मीडिया है, मैंने देखा है कि 71.+ है, यानी 71,000 कुछ है, और जो आपके शॉर्ट्स हैं और रील्स हैं वो मिलियंस में होती हैं। तो आपका जो चैनल है वो लोग उसको नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं या कोई टेक्निकली कोई उसको रोका जा रहा है? रोका जा रहा है ना जी, प्रॉपर्ली रोक रोका कैसे जा सकता है जवाब? ताहिर साहब, वो उसका बड़ा आसान तरीका होता है। वो मैं उम्मीद करूंगा, दुआ करूंगा कि आपके साथ कभी ये कोई ना करे। होता ये है कि जब आप एक पोस्ट करते हैं ना, उसी वक्त आपका अगर किसी का मुनज़्ज़म सोशल मीडिया जैसे PTI का है, अगर वो आपके उस पोस्ट के ऊपर एकदम लोगों को, हज़ारों लोगों को कहें व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि इसको आ गई है पोस्ट, उसको रिपोर्ट करो। जब आप रिपोर्ट इतने ज़्यादा लोग करते हैं ना, तो आपका जो उसका एल्गोरिथम होता है ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, वो एकदम उसको नीचे गिरा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इसमें कोई मलिशियस किस्म की कोई चीज़ होगी, इतनी ज़्यादा रिपोर्टिंग की हो रही है। तो उनका एक आप ये समझेंगे एल्गोरिथम ही ऐसा है, ऑटो पे चलता है। तो जब तक वो मैनुअली देखते हैं कि इसमें अंदर क्या था, तो पता लगता है कि कुछ भी नहीं था, तो वो खोल देते हैं। लेकिन उतनी देर में आपकी रीच जो है वो ज़ीरो हो चुकी होती है, क्योंकि वही तो टाइम होता है ना जब आप अच्छा एक ये मैं बात समझ गया हूँ। हाँ जी। एक आखिरी बात कि आप अच्छे भले सिंगर, स्टार सिंगर रहे हैं क्या? अभी मैं अगर कहूँगा तो आप वो गा भी देते हैं अपने लिए, अपने सियासी वर्करों के लिए। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये PTI है और दूसरी जमातें भी हैं, ये म्यूज़िक को इस्तेमाल करती हैं टूल मल्टीप्लाई करने। हाँ जी। आप सिंगर हो और नाकदा कोका उधर है,
है जी आप सिंगर होते हाँ। इमरान खान के जलसे च नचने ते दिल करता हाँ जी, हाँ जी। तो आप क्यों नहीं इसको इस टूल को यूज़ करते? ताहिर साहब मैंने यूज़ करने की कोशिश की है, लेकिन लोग जो हैं वही वाली बात है कि अगर पीटीआई के भी अंदर देखें ना तो नजरियाती गाने तो कोई नहीं है, इमरान खान के नाम पे ही हैं जो हिट हैं। हाँ जी, वो इमरान खान आएगा, ये करेगा, वो कभी करेगा। भी नहीं हुआ कि जी के वो तालीम को वो कर नजरियाती दें बात या नहीं है। वो आबादी कंट्रोल करें वो करें। मैं तो साइंटिफिक आदमी हूँ, मैंने तो कभी ये बातें तो नहीं सुनी। इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि ये कौम अभी भी तैयार नहीं है। आपको पता है जब मैंने अपना पहला एल्बम निकाला था तो उसमें मेरा सिर्फ एक भंगड़ा था और एक दो लव सॉन्ग्स थे, बाकी सारे खुदा के वाले से, अच्छा सोशल वैसे वाले से आप इन्होंने सुने नहीं, आप इन्होंने वही सुने आप भंगड़े। कमर्शलिज्म पे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग अखलाकियात अप्लाई करते थे, मुझे याद है जी। कि जी वो नच पंजाबन अगर गाना वो आ गया तो आगे जी ये नच पंजाबन के नचने के खिलाफ रहे हैं आप शुरू से? मैं ये नहीं कहता, हाँ मैं कहता हूँ कि औरत को इस तरह के लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए कि नच पंजाबन। देखिए आप अब वो खुद से नाचे आप अगर जब उसकी कहते हैं खुशी ना- है कोई। हाँ, देखिए ये अबरार जो है ना ये भी उसी तरह का मुनाफिक है जिस तरह का इमरान खान मुनाफिक है, लेकिन ये बहुत छोटे लेवल का आदमी है, इसलिए बहुत छोटा मुनाफिक है। मैं तो उसको मुंह पे कहता था और सारी उम्र कहता रहा हूँ, क्योंकि ये भी डबल गेम करता था। इसकी ज़ाती ज़िंदगी कुछ और थी और मैंने इसको थोड़ा सा पहले ख़बरदार किया था। इसने ना मेरे बारे में कोई बात की तो मैंने अभी जब पीटीआई से अलहदा हुए अभी रिसेंटली मैंने किसी इंटरव्यू में कहा कि इसको कहें, उन्होंने कहा जी वो ये उसने आपके बारे में कहा था कि मैं तो उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो ठीक हो जाए और ये वो जैसे मैं अबरार साहब ने एक लड़की ने कोई जर्नलिस्ट ने कोई वो तनकीद की है या कोई रील बनाई है तो उसने कहा तुम्हारी कब्र पे तुम कब्र पे कीड़े भर रही आप हो। बताइए। तो अब ये आदमी जो है ना, मैंने उसे फिर कहा, मैंने कहा यार देखो इसको बता दो इस इंटरव्यू के थ्रू। लेकिन उसने भी ज्यादा की ना, उसने कहा जी कि चंदा जेब में डाल रहे हैं तो कहा जी वो मैं चंदा जेब में ही डालूंगा ना जाके फिर रखूंगा अकाउंट देखें में। ये जो चंदा है ना इसके बारे में मैं बोलना नहीं चाहता, वही बात मैं फिर अबरार को कह रहा हूँ। नहीं और इबरार ने वजाहत की है कि मैं वजाहत जो मर्जी करता रहे, असल बात यह है कि जो कुछ मैं जानता हूँ अबरार के बारे में, जो कुछ शहजाद रॉय जानता है, किसी और पॉडकास्ट में बताएंगे। नहीं वो मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि अबरार बहुत छोटा प्लेयर है, मैं म्यूज़िक के अंदर मेरा उसके साथ कोई मामला है नहीं। तो लेकिन मैं सिर्फ एक बात वैसे आपके जूनियर हैं, आपके बाद आए हैं थोड़ी देर। नहीं, ये जूनियर इस तरह है सिर्फ कि मैं जुपिटर्स में था उस वक्त, लेकिन ये कमर्शियल म्यूजिक में मेरे से सीनियर है। अच्छा। ये आया 95 में, मैं आया हूँ 2000 में, 2000 में। हाँ हाँ मुझे याद है। तो इसलिए ये तो पहले से हिट हुआ था, इसीलिए फिर इसने मेरे साथ एक क्लैश भी किया। आपके दोस्त हैं शोएब आलम जी, और कहता है, उनको कहता है कि 5 साल लंदन में। लंदन में वो होते हैं, उनको कहता है कि जी या तो आप मुझे ले जाएं शो पे या जवाद को ले जाएं। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया शोएब साहब ने, आपको पता है वो जरा तगड़े आदमी हैं। उन्होंने कहा जवाद साहब आपका कोई मसला है? मैंने कहा जी मेरा तो कोई मसला नहीं, उस ज़माने में बिल्कुल नहीं था, तो मामला था ही नहीं कोई, ऐसा था ही नहीं। ये मैं तो नया नहीं भी आया था और ये 5 साल से गाने गा रहा था कमर्शियल, तो 3 एल्बम इसके आ चुके हुए थे। तो मैंने इनको कहा कि मेरा तो कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा यार वो कह रहा है कि या तो मुझे ले जाएं या इसको ले जाएं। मैंने कहा जी आप इस तरह करें, आपके शो के लिए जो बेहतर है ना आप वो कर लें। मैंने बिल्कुल इस तरह ही कहा, आप पूछ लीजिए उनसे, वो बताएंगे भी, शायद बताया भी हो। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा कि जवाद साहब मैं आपको ना बताता हूँ, अब मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई शेफ साहब से, ज़हन में रखें, वो सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही है। 4-5 दिन बाद मुझे फ़ोन करके कहते हैं, नहीं 1 हफ़्ते बाद मुझे कहते हैं कि जवाद साहब वो मैंने उनको बता दिया अबरार साहब को कि जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो आप छोड़ दें शो। तो मैंने कहा आपने क्यों कह दिया यार, वो अभी 5 साल से वो गा रहा है, उसका नाम नूम है, तो आप ले जाएं। कहते हैं जवाद साहब वो भी ठीक है, लेकिन असल बात यह है कि आप सिंगर भी अच्छे हैं, आपका गाना भी मुझे अपना पसंद है, मैं आपको लेके भी जाना चाहता हूँ। लेकिन अगर आज मुझे कोई आर्टिस्ट बताना शुरू कर दें कि किसको लेके जाओ किसको ना लेके जाओ, तो प्रमोटर मैं कहाँ कहूँगा? तो मैं तो नहीं प्रमोटर। फिर इस बात पे मैं आपको बता ही रहा हूँ कि इन्होंने ये बड़ी हरकतें की। आखिरी सवाल फिर जो है शायद वो हमने रोज़ा करना है अफ्तार। अभी पंजाब हुकूमत ने फिल्म वालों को ग्रांट दी है, उसमें आलिया रशीद भी हैं, उसमें और भी हैं, रेगुलर फिल्म बनाने वाले भी हैं, तो 1.5 करोड़ का पे ऑर्डर दिया है। आपने एक फिल्म प्रोड्यूस की है वर्षा, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कोलैबोरेशन, इंडिया और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे काम हो रहा था। जी। तो आप इस साइंस को आप समझते हैं बड़ी अच्छी तरह, मुझे ये पता है। तो इस तरह
फिल्म इंडस्ट्री रिवाइव हो सकती है? एक तरफ तो हमारा कौमी ख़जाना खाली है, फिर किसी को कैश दे देना कि जो जी 1.5 करोड़ रुपया और जाके आप जो है वो बनाएं, फिल्म बनाएं, या ये हो सकता है कि एरी एलेक्सा कैमरे दें, इक्विपमेंट दें और फिल्म फ्रेंडली माहौल बनाएं। क्या आप क्या समझते हैं? मेरा तो अपने ख्याल है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जिससे पाकिस्तानी फिल्म रिवाइव होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अच्छा, यानी ये मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत ने ठीक की है? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये कुछ भी नहीं। मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जितने पैसे इनको दिए गए हैं उससे तो कोई एक छोटा सा ड्रामा भी जो है सीरियल नहीं बनता। ओहो, वाह। तो अब ये जो फिल्म है ना, ये तो इसका जब आप कम्पीट करते हैं तो आप पाकिस्तान में नहीं सिर्फ करते, आप इंडिया से भी करते हैं, आप इर्द गिर्द के ममालिक से भी करते हैं। फिर आप हॉलीवुड में जाएंगे तो उधर भी आपने सिनेमा चाहिए, तो बड़ी फिल्म होगी तो आप वहाँ पे भी लगाएंगे। मेरा अपने ख्याल है कि ये तो उन्होंने एक अच्छी चीज़ सिर्फ ये की है कि इन्होंने इस बात की अहमियत का एहसास किया है कि फ़िल्म मेकिंग बड़ी ज़रूरी है पाकिस्तान में। लेकिन जितना पैसा चाहिए अच्छी फिल्म बनाने के लिए, उसके हिसाब से तो ये ऊँट के मुँह में ज़ीरा भी नहीं है। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल इसको फ़र्क पड़ेगा। और जिस तरह के लोग ये हैं सारे हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, इनकी मेरे ख्याल है सेंसिबिलिटी अभी इतनी नहीं है कि ये बड़ी फिल्म बना सकें। इंडिया में 3 महीने के अंदर अंदर फिल्म बना के, मार्केटिंग का प्लान बना के उसको रिलीज़ करने का, लॉन्च करने का पूरा बन चुका होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पे तो मौला जड़ जो थी बड़ी अच्छी फिल्म थी वैसे तो, सिनेमेटोग्राफी। बिलाल वाली या बिलाल वाली? बिलाल पुरानी वाली भी बहुत अच्छी थी क्योंकि उस ज़माने में छोटी फिल्म ही होती थी, छोटी फिल्म, इंडिया में भी छोटी फिल्म होती। ठीक। अब यहाँ पे जहाँ कम्पीट आप कर रहे हैं शाहरुख खान की फिल्मों से, जो कि स्टार्ट ही 1 अरब रुपये से होती है, और इंडियन 1 अरब रुपया, पाकिस्तानी तो वो 2 अरब से ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पे अगर आप 1.5, 2, 3 करोड़ की फिल्म बनाने की कोशिश करेंगे तो कम्पीट किससे करेंगे? और ये लोग, जो मैं बता रहा था कि मौला जट को जितना टाइम लगा बनाने में, जितना टाइम लगा, जितना पैसा लगा, अगर वो कमा भी गई है ना, तो उसके बावजूद वो कोई फीजिबल मॉडल नहीं है फिल्म मेकिंग का। नहीं है, क्योंकि डॉलर कहाँ होता है, कहाँ आ जाता है बाद में, आप इतने लंबे अरसे में फिल्म नहीं बनाते। ये मैंने सवाल बिलाल नेशारी से किया था, तो उन्होंने कहा जी ये एक रोमांटिक सा, बिल्कुल ठीक है, हाँ, अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये कोई ऐसा मुरवजा मॉडल नहीं है, बिजनेस इक्वेशन नहीं इसे माना जाता, बिजनेस मॉडल नहीं है ये। आप जो सोचते हैं सियासी निज़ाम, मुआशी निज़ाम जो भी होगा, एजुकेशन का, बाकी सारे, उसमें फिल्म की भी अहमियत होगी? बहुत ज़्यादा अहमियत होगी। जैसे हम अगर पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल जो हैं उनमें हम कहते हैं ना कि आबादी सबसे बड़ा मसला है हमारे लिए, ये इससे मैं एग्री करता हूँ। आपको पता है जवाद भाई कि मैंने जानबूझ के, जानते बूझते एक औलाद पैदा की है, और मैं ज़्यादा बच्चे, मतलब जैसे आम लोगों को हो सकते हैं, मैंने इसलिए एक बच्चा पैदा किया कि इसकी ही खिदमत करनी है, इसको एजुकेशन है जी, और ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा किए। तो ये कभी नहीं होता कि अब जब बच्चा आ जाता है तो नाल फीस भी आती है बीकन हाउस की, नहीं आती। तो ये आपने दूध नहीं आता साहब, दूध खरीदना पड़ता है। दूध तो कम से कम मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस तरह ये है ना कि इस पर कोई बात नहीं करेगा पॉपुलेशन पे, लोग कहेंगे सेहत ये, क्योंकि वो भी नहीं देनी, लेकिन वो जरा नारे इस पर बात करने के लोग कहेंगे यार ये तो आबादी, तो देखें जी ये तो इंसान का खुदा अपना मामला और खुदा का, जो लोग मर रहे हैं वो कैसे मर रहे हैं, नहीं करते बात इस पे। तो इसी तरह हम जो लोगों को गंदा पानी पी के सिरोसिस हो रहा है, वो क्यों नहीं ठीक हो जाते? इसी तरह मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आप मस्जिदें बनाते हैं ना, ये तो कहते हैं अजवा खजूरा खजाओ और 2-3 हज़ार बीमारियां का इलाज है। तो हमीद अख्तर साहब एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझे बताया कि अजवा खजूरा खा के तो मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया। भाई खजूर एक फल है, उसमें वही चीज़ होगी ना जो साइंस भी तो देखे ना। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह आप मस्जिदें बनाते हैं ना और लोगों को मज़हब के हवाले से वो एक फैसिलिटेशन देते हैं कि यार आप नमाज़ पढ़ें, जाके खुदा के साथ ताल्लुक़ बनाएं, इसी तरह फिल्म जो है आपके मुल्क का इमेज पूरी दुनिया में ले जाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आपको फिल्में भी बनानी है, आपको फिल्में बनाने की फैसिलिटेशन भी देनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़हन में रखें दुनिया में 2 ही मुल्क हैं जो सबसे बड़े फिल्म के अंदर हैं, और उन मुल्कों को किसी ने जाके देखा नहीं है, लेकिन उनके मुल्कों के बारे में सब कुछ जानते हैं लोग। तो इंडिया को, टूरिज्म कितना बढ़ता है, इंडिया को और अमेरिका को। बिल्कुल। तो आप ये देखेंगे अगर फिल्म ना हो और स्पोर्ट्स और आर्ट ये सारी चीज़ें ना हो, लेकिन फिल्म सबसे बड़ी है, तो आप अपना मुल्क का इमेज जो है, आपके मुल्क की जो मैशत है, मुआशरत है, समाज है,
सकाफत है, कुछ भी लोगों को नहीं दिखा सकते। इसलिए हमारी प्रायोरिटी में होगा सिनेमा जो है और फिल्म मेकिंग जो है। फिल्म वाले नोट करें, हाँ, और मौसीकी भी होगी। मौसीकी तो जाहिर है जिसको यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे ही हराम कहते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी में होगा वही। जवाद भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू। खुदा हाफिज़ जी। थैंक यू।